Hello, my dear students and my friends. I am Karan Shakya and you are welcome on our channel Chemistry Application. तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 12th में हैं और क्लास 12th में फिर आप किसी भी बोर्ड में हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो या फिर बिहार बोर्ड हो या इसके अलावा कोई सा भी बोर्ड हो, अगर आपकी यूनिट आपके सिलेबस में सेल सॉल्यूशन चैप्टर है तो यहाँ पर मैंने सारे कॉन्सेप्ट उसके कवर अप किए हैं। स्पेशली ये जो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये मैं जो कर रहा हूँ टीजीए क्लास 12th के लिए है। इसके अलावा अगर आप जैसे कि नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आईआईटी जेई की, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, ये जीआईसी या फिर किसी भी कंपटीशन लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें आपकी केमिस्ट्री पूछी जाती है, तो उसके लिए भी ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। और ये इन जो एग्जाम मेंशन्स हैं इनके लिए भी ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, अगर आप कोई भी एग्जाम की कंपटीशन केमिस्ट्री से रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका कोई पर्सनल डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट रहता है या इसके अलावा किसी एग्जाम से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, तो हमारे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करेंगे तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन रहता है तो कमेंट बॉक्स पूछ सकते हैं या फिर आप दिए गए नंबर पे भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स चैनल फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको यहाँ से जो भी वीडियो अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो चलिए अभी स्टार्ट कर लेते हैं। ध्यान से देखेंगे, थोड़ा पेशेंस रखेंगे, धैर्य रखेंगे। हर एक कॉन्सेप्ट को मैंने क्लियर किया है। अगर आप एक बार इसको चैप्टर को पढ़ लेते हैं, लगभग 1.5 से 2 घंटे का लेक्चर रहेगा, तो उसके बाद फिर सॉल्यूशन का कोई भी क्वेश्चन आएगा, यू विल बी इजिली एबल टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम देखेंगे इसमें क्या है कि सॉल्यूशन आखिरकार है क्या। हम कहेंगे कि सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। क्या समझे कि सॉल्यूशन जो है दिस इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजीनियस मिक्सचर कितने कंपोनेंट्स का? ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। इसमें दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं। तो हम यही समझे कि सॉल्यूशन क्या है कि सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। दो या दो से अधिक कंपोनेंट का मिक्सचर होता है। और होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब है कि जो कंपोजिशन है और जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं वो कैसी होंगी? यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। मींस उसका जो कंपोजिशन है कंप्लीट मिक्सचर में यूनिफॉर्म रहता है। जैसे एक एग्जांपल हमने लिया है, NaCl डिजोल्व इन द वाटर। अगर हम NaCl को वाटर में डिजोल्व करेंगे तो इसका जो सॉल्यूशन बनेगा वो हमारा कैसा बनेगा? होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा। और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन बोलेंगे। इसके अलावा अगर हम शुगर को डिजोल्व कर दें वाटर में तो भी हमारा कैसा? एक होमोजीनियस मिक्सचर बना हुआ है। इसके अलावा अगर हम कहें ब्रास, है ना, तो ब्रास में क्या क्या मिक्स होता है? मिक्सर होता है इसमें कॉपर प्लस जिंक। ये कई बार एग्जाम पूछ दिया जाता है कि ब्रास एक एलॉय है, किस किस का है? कॉपर और जिंक का है। तो ये भी एक सॉल्यूशन का एग्जाम्पल, लेकिन ये सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। इसके अलावा देखेंगे जर्मन सिल्वर, ठीक है, इसको भी याद रखना। तो जर्मन सिल्वर भी एक सॉल्यूशन है, एक एलॉय है। किसका किसका सॉल्यूशन है? इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं, कॉपर, जिंक और निकेल। तो यहां अगर हम देखें कि ब्रास और जर्मन सिल्वर जो है, इनमें दोनों में कॉपर और जिंक कॉमन रहता है। बस जर्मन सिल्वर में एक तरह से याद रखो, जर्मन से याद रखो जर्मनी, और जैसे कि आप जर्मन से लिखो जर्मनी और जर्मनी में निकल आएगा। क्या समझे कि जर्मन से अगर एक शॉर्टकट की बात करूं, जर्मन, जर्मन से क्या आएगा? जर्मनी, और जर्मनी में निकल आया NI, देखो लास्ट में। तो ऐसे कह सकते हो कि इसमें कॉपर, जिंक प्लस निकल को आप इसमें ऐड कर देंगे तो ये हमारा जर्मन सिल्वर का कंपोजिशन पता चल जाएगा। इसके अलावा अगर हम कहें ब्रॉन्ज, तो ब्रॉन्ज में कॉपर प्लस क्या होता है? टिन होता है। कॉपर और टिन का मिक्सचर है और ये एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। एक हम कहें कि 1 पार्ट पर मिलियन, या हम कहें 1 ppm, 1 ppm अगर हम फ्लोराइड आयंस लेते हैं वाटर में तो ये क्या करता है? प्रिवेंट टूथ डिके, यानी कि हमारे दांतों को खराब होने से क्या करता है? रोकता है। ध्यान देना कितना, अगर हमने 1 ppm फ्लोराइड आयन ले लिया, फ्लोराइड आयन का जो कंसंट्रेशन कितना ले लिया? 1 ppm, तो हमारे टूथ डिके को क्या कर देता है? इसको प्रिवेंट करता है। लेकिन अगर जैसे ही इसका कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं, अगर मान लो आपने क्या किया, 1.5 ppm कर दिया या इससे ज्यादा ऊपर कर दिया, तो फिर क्या करेगा? ये टूथ डिके करेगा, टूथ बिकम मोटल्ड। कहने का मतलब हमारे दांत क्या होंगे? उसमें पीला पीला पन आने लगेगा, दांत खराब होने लगेंगे। तो ये भी क्या है? एक सॉल्यूशन है। तो कहने का मतलब हमने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए सॉल्यूशन के। तो यहाँ पर आपने देखा कि सॉल्यूशन हमारे सॉलिड स्टेट में भी हैं, कुछ लिक्विड स्टेट में हैं, कुछ हमारे गैसीय स्टेट में भी होते हैं।
तो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। बेसिकली अगर हम बात करें तो सॉल्यूशन हमारे किस किस तरह के नंबर ऑफ ये कंपोनेंट्स के बेस पर है। किसके बेस पर है? नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। अगर हमारे कंपोनेंट्स 2 हैं तो हम इसको कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। अगर मान लो 3 कंपोनेंट का कोई सॉल्यूशन बनाया जाए तो उसे हम कहेंगे टर्नरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन में जैसे एग्जांपल ले लो, अगर आपने NaCl को वाटर में डाल दिया तो एक तो हो गया NaCl, एक वाटर हो गया, तो यहाँ पर 2 कंपोनेंट हैं, तो 2 कंपोनेंट का मतलब बाइनरी सॉल्यूशन। इसी तरह से अगर 3 कंपोनेंट लेंगे तो टर्नरी सॉल्यूशन, और अगर आप 4 कंपोनेंट लेंगे तो क्या आएगा? क्वाटरनरी सॉल्यूशन आएगा। लेकिन आपके सिलेबस में केवल और केवल क्या है? बाइनरी सॉल्यूशन है, तो इसलिए हम लोग केवल इसमें क्या करेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन की मेनली हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। तो चलिए अब बाइनरी सॉल्यूशन में देखते हैं क्या है। बाइनरी सॉल्यूशन कुछ टाइप्स दिए गए हैं, टाइप्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन को बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। नंबर फर्स्ट हमारा आता है क्या? गैसियस सॉल्यूशन कहते हैं। नंबर 2 हमारा क्या है? लिक्विड सॉल्यूशन है। और नंबर 3 है सॉलिड सॉल्यूशन। तो आपने देखा 3 तरह के सॉल्यूशन हैं हमारे। कौन कौन से? लिक्विड सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन। आपको इनका एक एक एग्जाम्पल जरूर याद रखना पड़ेगा। देखो, गैसियस सॉल्यूशन इसका नाम क्यों दिया गया? इसका नाम जब गैसियस सॉल्यूशन इसलिए दिया गया क्योंकि इसमें जो हमारा सॉल्वेंट है वो हमेशा गैसियस स्टेट में मिलेगा। क्या समझे? कि सॉल्वेंट हमेशा क्या मिलेगा? गैस गैस गैस। अगर सॉल्वेंट गैसियस स्टेट में है और सॉल्यूट किसी भी स्टेट में हो, चाहे वो गैसियस हो, लिक्विड हो या सॉलिड हो, तो फिर भी आपका वो गैसियस सॉल्यूशन ही कहलाएगा। कहने का मतलब है कि अगर हम गैस को डिजोल्व कर दें, किसमें? गैस को, गैस डिजोल्व इन गैस, तो क्या कहलाएगा? गैसियस सॉल्यूशन। और इस गैसियस सॉल्यूशन का जो एग्जांपल है, इसमें आप ले लो मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। क्या ले लेंगे? मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन को मिक्स कर दो। इसके अलावा और भी आप ले सकते हैं। आप मिक्सचर ले लो, आप ऑक्सीजन हीलियम को ले लो, इसके अलावा नाइट्रोजन नियॉन को ले लो, और भी दूसरे आप एग्जाम्पल्स यहाँ पर ले सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हमारा है लिक्विड। लिक्विड को अगर हम गैस में मिला दें तो ऐसा भी एक एग्जांपल याद रखो। लिक्विड को गैस में मतलब क्लोरोफॉर्म क्या होता है? लिक्विड होता है। क्लोरोफॉर्म जो है वो क्या है? लिक्विड है। अगर हम क्लोरोफॉर्म को मिक्स कर दें किसमें? नाइट्रोजन गैस में, तो ये एक एग्जांपल हो गया लिक्विड इन गैस। अगर हम सॉलिड को गैस में मिला दें तो सॉलिड क्या है? अगर हम कहें कैम्फर, कैम्फर मीन्स होता है कपूर, तो कैम्फर क्या है? कैम्फर आपका एक सॉलिड है। कैम्फर को अगर हम नाइट्रोजन गैस के साथ मिक्स कर दें तो ये हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा दैट इज द गैसियस सॉल्यूशन बनेगा। तो इसका एग्जाम्पल याद रखना, ठीक है। फिर मैंने बात की यहाँ पर लिक्विड सॉल्यूशन की। अगर हम लिक्विड सॉल्यूशन को देखें तो लिक्विड सॉल्यूशन में हमने कहा है कि जो हमारा सॉल्वेंट है वो ऑलवेज क्या होगा? लिक्विड होगा। सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो या गैस हो, बट सॉल्वेंट विल बी ऑलवेज लिक्विड। तो देखो, लिक्विड 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 3 जगह है। यहां अगर मैं क्या करूं, अगर मैं गैस को मिक्स कर दूं किसमें? लिक्विड में, तो भी क्या बनेगा? लिक्विड सॉल्यूशन। इसकी बहुत सारे एग्जांपल्स आपने देखे होंगे। क्या है? नंबर 1 ऑक्सीजन ले लो, ऑक्सीजन डिजोल्व इन द वाटर, तो ऑक्सीजन वाटर को डिजोल्व कर दो, वाटर में ऑक्सीजन को डिजोल्व कर दो, तो हमारा क्या हो गया? लिक्विड सॉल्यूशन हो गया। इसके अलावा CO2 को डिजोल्व कर दो वाटर में, जैसे कि आपने कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में देखा होगा, तो CO2 को हाई प्रेशर पे भरा जाता है, तो वो भी हमारा क्या है? एक लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। इसके अलावा लिक्विड इन लिक्विड, ये तो काफी पॉपुलर एग्जांपल है। इथेनॉल को किसमें डिजोल्व कर दो? वाटर में, यानी एल्कोहल डिजोल्व इन वाटर। अगर हम एल्कोहल को वाटर में डिजोल्व कर लेते हैं तो लिक्विड एल्कोहल भी है और वाटर भी लिक्विड है, तो लिक्विड इन लिक्विड यहाँ पर लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जांपल हो जाएगा। फिर मैंने देखा यहाँ पर सॉलिड को डिजोल्व करो लिक्विड में, तो ये तो मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल है। ग्लूकोज को डिजोल्व कर दो किसमें? वाटर में, ग्लूकोज डिजोल्व इन वाटर। इसके अलावा आप लेना चाहो तो NaCl को डिजोल्व करो, है ना, NaCl डिजोल्व इन वाटर, शुगर डिजोल्व इन वाटर, तो बहुत सारे एग्जांपल्स आप ले सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ देखा कि गैस सॉलिड सॉल्यूशन। तो सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब क्या है? सॉल्वेंट जो है वो ऑलवेज सॉलिड रहेगा। तो सॉल्वेंट हमारा क्या रहेगा? सॉलिड सॉलिड सॉलिड। और सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है। सॉल्यूट आपका चाहे वो गैस हो, अगर मैं किसी गैस को डिजोल्व कर दूं किसमें? सॉलिड में, गैस को अगर सॉलिड में डिजोल्व करेंगे तो जैसे कहेंगे कि हाइड्रोजन गैस किसमें? ट्रैप्ड इन द पैलेडियम। पैलेडियम क्या है? डी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो पैलेडियम के डी ब्लॉक के एलिमेंट में कुछ स्मॉल पोर्स रहते हैं, तो उनमें हाइड्रोजन गैस क्या होती है? ट्रैप हो जाती है, तो वो हमारा क्या बन जाएगा? सॉलिड सॉल्यूशन। इसी तरह हम कहेंगे लिक्विड डिजोल्व इन सॉलिड। तो लिक्विड को सॉलिड में अगर हम कहें जैसे कि अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम, तो कहने का मतलब है कि लिक्विड इन सॉलिड। तो मरकरी कैसा होता है? लिक्विड होता है। मरकरी को मिक्स कर दो किसके साथ? सोडियम के साथ। मरकरी लिक्विड है और मरकरी को सोडियम के साथ मिक्स कर दो तो हमारा
सॉलिड सॉल्यूशन बन जाएगा। सॉलिड एंड सॉलिड तो आप जानते हैं मोस्ट पॉपुलर है, ये तो आपके एलॉय हैं। कॉपर को डिजोल्व कर दो किसमें, गोल्ड में। इसके अलावा आपने जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल बताया था, जैसे कि ब्रास क्या लिया था, ब्रास में कॉपर प्लस जिंक लिया था। ब्रास ले लो, ब्रॉन्ज ले लो, ये सभी किस में आ जाएंगे, ये हमारे सॉलिड सॉल्यूशन के ही तो एग्जाम्पल हैं। ब्रॉन्ज में क्या होता था, कॉपर प्लस टिन होता था, इसको भी हमें याद रखना पड़ेगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट आ जाते हैं। अब ये मेन इंपॉर्टेंट कहानी यहां से स्टार्ट होती है कि एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस, कि सॉल्यूशन को हम कंसंट्रेशन को कैसे कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो वन बाय वन यहां पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हमने फर्स्ट पॉइंट लिया है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज का मतलब हमने लिया है यहां पर डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। डब्ल्यू बाई का डब्ल्यू का मतलब है कि जो सॉल्यूट लेंगे उसका भी मास लेंगे और जो सॉल्यूशन लेंगे उसका भी मास लेंगे। तो अगर हमें किसी किसी कंपोनेंट का क्या निकालना है, मास परसेंटेज निकालना है। मास परसेंट ऑफ ए कंपोनेंट होता है मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। हम क्या कहेंगे, मास ऑफ दैट कंपोनेंट, क्या कह दो यहां पर, मास ऑफ दैट कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट का हम निकाल रहे। तो मास ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 करेंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, मास परसेंटेज। जैसे एक एग्जांपल हमने लिया छोटा सा, हमने कहा 10% ग्लूकोज, क्या ले लिया हमने, आपसे कहा जाए 10% ग्लूकोज, बस इतनी बात कह दी जाए, और 10% ग्लूकोज हमने ले लिया डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, क्या लिया, डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। तो इसका मतलब क्या हुआ, 10% ग्लूकोज मीन्स हुआ कि 10 ग्राम ग्लूकोज को 90 ग्राम वाटर में डिजोल्व किया गया, क्या समझे, 10 ग्राम ग्लूकोज को किसमें, 90 ग्राम वाटर में डिजोल्व किया गया। तो बस इसका मतलब ये है। अब मैं आपसे एक एग्जांपल दे रहा हूं। मैंने आपसे कहा है कि 15% NaCl का मतलब क्या है। आपको पता हो तो कमेंट करके जरूर एक बार बताएं, व्हाट डू यू मीन बाय 15% NaCl, और मैंने कहा W बाई W लिया गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है सेकंड आता है वॉल्यूम परसेंटेज, और वॉल्यूम परसेंटेज को हमेशा हम किस में लेते हैं, V बाई वी। V बाई वी मीन्स यहाँ पर हुआ कि वॉल्यूम जो सॉल्यूट का लेंगे वो भी वॉल्यूम लेंगे, और जो सॉल्यूशन लेंगे वो भी वॉल्यूम लेंगे। तो वॉल्यूम परसेंट ऑफ ए कंपोनेंट जब देखेंगे तो हम कहेंगे कि वॉल्यूम ऑफ दैट कंपोनेंट, दैट कंपोनेंट का मतलब जिस कंपोनेंट का हम निकालना चाह रहे, तो वॉल्यूम ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। जिस कंपोनेंट का हम निकाल रहे हैं क्या, वॉल्यूम परसेंटेज, उस कंपोनेंट का क्या लेंगे, वॉल्यूम ले लेंगे, और अपॉन में जो सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम ले लेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगा, वॉल्यूम परसेंटेज, और वो भी V बाई वी। यहां अगर मैं आपसे कहूं 10% इथेनॉल, क्या कह दिया गया, 10% इथेनॉल आपसे V बाई वी कह दिया गया, ध्यान रखना, 10% इथेनॉल V बाई वी कह दिया जाए, क्या कह दिया जाए, V बाई वी। तो इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट डू यू मीन बाय 10% इथेनॉल। 10% इथेनॉल का मतलब हुआ कि 10 ml इथेनॉल को, क्या समझेगी, 10 ml इथेनॉल को किसने में 90 ml वाटर में डिजोल्व किया गया, ठीक है। डिजोल्व इन वाटर, कितना वाटर, इन वाटर का मतलब 90 ml वाटर, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 10 ml इथेनॉल को 90 ml वाटर में अगर डिजोल्व कर दिया जाए, तो हम कहेंगे 10% इथेनॉल V बाई वी। अब एक क्वेश्चन आपके लिए आता है। क्वेश्चन मैंने कहा है कि 15% मीथेनॉल, क्या कहा मैंने कहा 15% मीथेनॉल का मतलब क्या होगा, V बाई वी, है ना। 15% मीथेनॉल लिया हमने V बाई वी, इसका मतलब क्या है, उसका मतलब आप कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपको समझ में आ रहा हो तो। नेक्स्ट देखिए थर्ड पॉइंट है कि मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। अगर हम कहें मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज मींस क्या हुआ कि आप सॉल्यूट का तो मास लेंगे, लेकिन सॉल्यूशन का क्या लेंगे, वॉल्यूम लेंगे, ये ध्यान रखना, डब्ल्यू बाई वी की बात यहां पर कर रहे हैं। ये जो हमारा कंसंट्रेशन टर्म है, ये जनरली मेडिसिन और फार्मेसी में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। और ये है क्या बेसिकली, अगर हम कहें कि इसमें जो पर 100 ml सॉल्यूशन पर हम लोग डिजोल्व करते हैं। हमने किया मास बाई वॉल्यूम परसेंट ऑफ ए कंपोनेंट का मतलब हुआ मास ऑफ दैट कंपोनेंट जिसका निकालना चाह रहे हैं, अपॉन में टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। इसके बाद देखो हमारा फोर्थ पॉइंट आता है पीपीएम, इन शॉर्ट इसे पीपीएम बोलते हैं, वैसे इसका फुल फॉर्म रहता है पार्ट्स पर मिलियन। तो पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या हुआ कि ट्रेसिस क्वांटिटीज, अगर कोई सॉल्यूट जो है बहुत ही कम मात्रा में प्रेजेंट है, क्या समझे, कि अगर कोई सॉल्यूट बहुत ही कम मात्रा में प्रेजेंट है, तो वहां पर हम क्या कहेंगे, पीपीएम कहेंगे। इट इज कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस
कंसंट्रेशन इन पार्ट्स पर मिलियन, और कंसंट्रेशन जो है किसमें, पार्ट्स पर मिलियन में हम एक्सप्रेस करते हैं। पार्ट्स पर मिलियन किसी कंपोनेंट का अगर हमें निकालना है तो इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ दैट कंपोनेंट, उस कंपोनेंट्स के कितने पार्ट्स हैं, और अपॉन में हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स, जितने भी कंपोनेंट सॉल्यूशन के अंदर हैं उन सभी के पार्ट्स से हम डिवाइड करेंगे, इनटू 10 टू पावर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 टू पावर 6 का मतलब क्या हुआ था, 1 मिलियन हुई होता है, तो वही आपका क्या है, पार्ट्स पर मिलियन। और यहां पर ध्यान देना, पार्ट्स की जगह कभी कभी अगर मास भी दे रखा है ग्राम में, तो भी आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, अगर पीपीएम निकाला जाए तो। इसके बाद हमारा टर्म आता है मोल फ्रैक्शन, काफी इंपॉर्टेंट टर्म है। मोल फ्रैक्शन का मतलब बेसिकली क्या होता है, मोल फ्रैक्शन मींस हम कहेंगे कि एक रेशियो होता है। मोल फ्रैक्शन क्या है कि इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट। कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट, यानी कि एक कंपोनेंट के जो मोल्स हैं और उसको और टोटल कंपोनेंट्स के मोल से डिवाइड कर दो, तो हमारा क्या आ जाता है, मोल फ्रैक्शन निकल करके आ जाता है। यहां अगर हम देखें, मैंने दो कंपोनेंट ले लिया, मैंने एक कंपोनेंट ए लिया और एक कंपोनेंट बी लिया, दोनों को मिक्स कर दिया। तो दोनों को जब मिक्स किया तो हमने देखा कि मोल फ्रैक्शन, हमने कंपोनेंट ए का x1 मान लिया, हमने x1 मान ला कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन, तो x1 इक्वल टू हमारा निकल के आएगा n1 अपॉन n1 प्लस n2। इसी तरह से मोल फ्रैक्शन अगर हम किसका, कंपोनेंट बी का निकालेंगे, ये हमारा ए का मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट ए का है, अगर वही मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट अगर बी का निकालेंगे तो x2 इक्वल टू n2 अपॉन n1 प्लस n2 बनेगा। दोनों के मोल फ्रैक्शन को अगर हम ऐड कर देंगे x1 प्लस x2 को, तो ये हमारा आएगा n1 अपॉन n1 प्लस n2, प्लस में आएगा n2 अपॉन n1 प्लस n2। यहाँ पर डेनोमिनेटर दोनों में सेम है, तो हमने क्या किया, दोनों से ये n1 प्लस n2 n1 प्लस n2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आ जाएगा। कहने का मीन्स हमारा हुआ कि x1 प्लस x2 इक्वल टू 1 आया। इसका मीन्स ये हुआ कि अगर हम कोई सॉल्यूशन लिया है, उस सॉल्यूशन में कितने भी कंपोनेंट हों, उन कंपोनेंट्स के सभी का अगर मोल फ्रैक्शन निकालेंगे और मोल फ्रैक्शन का सम करेंगे, तो वो ऑलवेज कितना आएगा, 1 ही आएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये था हमारा क्या, मोल फ्रैक्शन। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है 6, जो आता है मोलरिटी। क्या आती है, मोलरिटी। तो देखो मोलरिटी का फॉर्मूला आपने बचपन में पढ़ा होगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्या समझे, कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोलों की संख्या, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व कर दें, वही क्या कहलाती है, मोलरिटी कहलाती है। मोलरिटी का जो फॉर्मूला आता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोलरिटी का मेन फॉर्मूला ये वाला जो है, यही आप हमेशा यूज करेंगे, जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं वो इसी फॉर्मूले से यूज हो जाते हैं। मोलरिटी इक्वल टू W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, क्योंकि जब आप ml में लेंगे तो आप 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बस इसी फॉर्मूले को आपको क्या करना है, यूज करना है न्यूमेरिकल्स में। इसके बाद देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं, 7th पॉइंट आता है मोलैलिटी। तो मोलैलिटी में कुछ खास नहीं है, बस थोड़ा सा अंतर है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। क्या समझे, यहाँ जो आप मोलैलिटी की बात करेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट, यानी कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट ले लीजिए, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में जो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स होंगे वही मोलैलिटी कहलाएगी। यहां अगर हम देखें कि मोलैलिटी क्या है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, इसका फॉर्मूला बन जाएगा। अब हम देखेंगे यहां से जो है कि मोलैलिटी इक्वल टू W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। देखो जब मास ऑफ सॉल्वेंट अगर हम ग्राम में लेंगे तो क्या करेंगे, ग्राम में जब लेंगे तो 1000 से इसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ W2 क्या है, W2 आपका गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट है, और M2 यहाँ पर क्या है, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट है। इसके बाद नेक्स्ट टर्म आता है, क्या आता है, सॉल्युबिलिटी। ठीक है, ये बहुत ही आपके जो नोट्स है ना, ये कंसाइज नोट हैं, मतलब एक बार इनको आपने बस वीडियो को देख लिया, एक बार पढ़ लिया, तो फिर क्या होगा, आपके पूरे के पूरे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। किसी भी एग्जाम को देने जाने से पहले बस एक बार वीडियो को आप देख लीजिए, तो सारे पॉइंट्स आपके क्लियर होते चले जाएंगे। बार बार आपको जो है अगर भूलने लग जाए जैसे 10-15 दिन में, 1 महीने में, तो एक बार देख लो, बस हो गया। इसके बाद आपको सारे कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रहेंगे। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है,
सॉल्युबिलिटी का मतलब है कि मैक्सिमम अमाउंट, किसकी मैक्सिमम अमाउंट, सॉल्यूट की, बात समझे। सॉल्युबिलिटी मींस कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व इन ए स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। मींस हम कह सकते हैं एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट हमने लिया, उस सॉल्वेंट में सॉल्यूट को डिजॉल्व करना स्टार्ट किया, डिजॉल्व करते गए। कहने का मतलब है जैसे मान लो आपने 100 ग्राम ले लिया, 100 ग्राम आपने क्या ले लिया, सॉल्वेंट ले लिया। तो 100 ग्राम में अगर मान लो आपने कितना किया, 30 ग्राम आपने कोई सॉल्यूट मिला दिया, तो सॉल्युबिलिटी कितनी हो गई, 100 ml लिया था, 100 ml में आपने 30, तो क्या हो जाएगा 30 ग्राम, क्या हो जाएगा वहां पर सॉल्युबिलिटी होगी 30 ग्राम पर 100 ml। तो कहने का मतलब है कि जो मैक्सिमम अमाउंट हम डिजोल्व कर सकते हैं सॉल्यूट की, वही क्या कहलाती है, सॉल्युबिलिटी कहलाती है। कह रहा है कि सॉल्युबिलिटी जो है डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट, ये नेचर ऑफ सॉल्यूट पर भी डिपेंड करती है, एंड सॉल्वेंट के नेचर पर भी डिपेंड करता है, एज वेल एज टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये बात भी ध्यान रखना, क्या समझे, कि जो सॉल्युबिलिटी है, ये सॉल्युबिलिटी किस किस पे डिपेंड करती है, कि नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगी, इसके अलावा टेम्परेचर और प्रेशर पर भी, ये सॉल्युबिलिटी पर टेम्परेचर प्रेशर का भी इफेक्ट होता है। तो अलग अलग होता है, देखें कि सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन द लिक्विड। अगर हम किसी सॉलिड की सॉल्युबिलिटी की बात करें, तो देखो सॉलिड की सॉल्युबिलिटी कैसे होती है, कोई भी सॉलिड है कैसे डिजॉल्व होता है, तो यहां हम कहेंगे कि पोलर सॉल्यूट, क्या समझे, देखो पोलर का मतलब ध्यान रखना क्या है, यहाँ पोलर का मीन्स क्या हुआ, जैसे कि आपने देखा होगा जैसे H2O है, ठीक है, तो H2O क्या है यहाँ पर, पोलर है। अगर हम कहें कि NaCl है, तो NaCl क्या, पोलर है, जहां दो पोल बन जाए, जैसे हमने कहा NaCl है, तो NaCl क्या आ जाएगा यहाँ पर, पोलर आ जाएगा, Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव। अगर हम कहें HCl, तो HCl क्या सा, पोलर है, Cl नेगेटिव H पॉजिटिव है। पोलर का मतलब क्या है कि जहां पर दो पोल बन जाएं, पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल, तो वो आपका पोलर होगा। तो पोलर जो सॉल्यूट है वो हमेशा किस में डिजोल्व होना चाहता है, पोलर जो सॉल्यूट है वो हमेशा पोलर सॉल्वेंट में ही डिजोल्व होता है। तो ये बात क्या समझे कि पोलर सॉल्यूट डिजोल्व इन द पोलर, मतलब दोनों पोलर पोलर होने चाहिए, क्या समझे, कि पोलर सॉल्यूट डिजोल्व इन द पोलर सॉल्वेंट। और जो नॉन पोलर होता है, क्या समझे, कि अगर कोई सॉल्यूट हमारा कैसा नॉन पोलर है, याद रखना कि नॉन पोलर सॉल्यूट हमेशा किस में डिजोल्व होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट में। तो एकदम बड़ी अच्छी बात यहाँ पर कही गई, पोलर डिजोल्व इन पोलर, नॉन पोलर डिजोल्व इन नॉन पोलर, क्लियर है। इसके बाद अगर हम कहें सॉल्यूट डिजोल्व इन द सॉल्वेंट इफ द इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस आर सिमिलर। अच्छा, कोई भी सॉल्यूट डिजोल्व क्यों होता है, क्योंकि उनके इंटरमॉलिक्यूलर जो इंटरेक्शंस हैं, किसके, सॉल्यूट के एटम्स का जो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस है, और किसका, सॉल्वेंट के एटम्स के जो इंटरमॉलिक्यूलर जो इंटरेक्शंस है, वो अगर इक्वल होते हैं तो क्या होते हैं, उसमें आसानी से वो डिजोल्व कर जाते हैं। हम ये बात कह सकते हैं डिजोल्व्स लाइक डिजोल्व्स, लाइक डिजोल्व लाइक, क्या कहेंगे, लाइक डिजोल्व्स लाइक। लाइक का मतलब एक जैसे में डिजोल्व होना चाहते हैं। यहाँ एक टर्म आया है डिजोल्यूशन। तो देखो डिजोल्यूशन कुछ खास टर्म नहीं है, बस बता देते हैं डिजोल्यूशन का मतलब क्या है, कि व्हेन ए सॉलिड सॉल्यूट एडेड टू द सॉल्वेंट, जब किसी सॉलिड सॉल्यूट को, किसको, जब किसी हम क्या करते हैं, सॉलिड सॉल्यूट को डिजोल्व करते हैं, तब क्या होता है, सम सॉल्यूट डिजोल्व्स एंड इट्स कंसंट्रेशन इंक्रीजेज इन द सॉल्यूशन। तो क्या होता है कि जब सॉलिड सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिजोल्व किया जाए, तो क्या होता है, धीमे धीमे उसका जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ने लगता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को ही तो डिजोल्यूशन बोलते हैं। एक टर्म आता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो बड़ा अच्छा टर्म है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, जब किसी सॉल्वेंट में आप सॉल्यूट को डिजोल्व करना स्टार्ट करें, क्या समझे, जब किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट को डिजोल्व करना स्टार्ट करें, और डिजोल्व करते 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 एक समय ऐसी सिचुएशन आएगा कि नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व, उसमें और अधिक सॉल्यूट को डिजोल्व ना कर किया जा सके, तो किस पर, एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या करते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। क्या समझे, कि जब हम किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं, तो जब ऐड करते जाएंगे एक समय ऐसी सिचुएशन आएगी कि उस सॉल्वेंट में और अधिक सॉल्यूट को डिजोल्व नहीं किया जा सकेगा, तो उस सिचुएशन को ही क्या बोल देते हैं, उस सॉल्यूशन को जब और ज्यादा डिजोल्व होने की कैपेसिटी खत्म हो जाए, तो उसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। एक टर्म आता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें
अब और अधिक सॉल्यूट को डिजोल्व कर, मान लो थोड़ा डिजोल्व कर दिया आपने, अब उसमें और अधिक अगर डिजोल्व किया जा सकता है तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो होता है हमारा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये बड़े आसान थे दोनों, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसके बाद एक टर्म आता है कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। कहने का मतलब है कि जब हमने इस पर जो सॉल्युबिलिटी पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ सकता है, तो यहाँ हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देखो जनरली अगर हम बात करें, in general, if a nearly saturated solution dissolution process is endothermic, तो होता क्या है कि अगर हमारा डिजोल्यूशन प्रोसेस कैसा है, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब क्या है, जिसमें हीट को एब्जॉर्ब किया जा रहा हो, यानी कि जो चेंज इन एंथैल्पी है सॉल्यूशन की वो ग्रेटर देन जीरो यानी पॉजिटिव है। क्या समझे कि भाई सीधी सी बात है, हीट को एब्जॉर्ब किया जाएगा, एब्जॉर्ब करेगा तो डेल्टा एच कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो इट मीन्स क्या है कि जब हमारा प्रोसेस कैसा है, एंडोथर्मिक है। ध्यान देना, ये कब की बात कर रहे हैं, जब किसी सॉलिड को डिसॉल्व किया जा रहा है लिक्विड में, है ना। अगर हमारा प्रोसेस कैसा है, एंडोथर्मिक है, उस केस में हमने कहा कि सॉल्युबिलिटी शुड इंक्रीज विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर। ये बात ध्यान रखना। कहने का मतलब है, यहां सीधी बात समझो कि जो सॉल्युबिलिटी है, क्या समझे, कि जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो। टेम्परेचर के इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी, किसमें, एंडोथर्मिक प्रोसेस में, क्योंकि एंडोथर्मिक में वैसे हीट चाहिए, तो हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो हीट तो मिल रही है उसको। अगर वहीं हम बात कर रहे हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस की, इसमें उल्टा होता है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस में एक्चुअली क्या होता है, डेल्टा जो एच है, सॉल्यूशन का जो डेल्टा एच है वो लेस देन जीरो है, क्योंकि उसमें तो हीट ऑलरेडी निकल रही है, और जब हीट निकल रही है आप उसको हीट और देंगे तो यहाँ तो उल्टा ही हो जाएगा। तो उस केस में सॉल्युबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी। बात समझ में आ रही, तो वहां सॉल्युबिलिटी क्या कर गई, डिक्रीज कर गई टेम्परेचर के बढ़ाने पर। फिर अगर हम बात करें कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात करें, तो प्रेशर का क्या इफेक्ट रहता है, तो बताएं आपको कि जो सॉलिड की सॉल्युबिलिटी है, द प्रेशर डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड। तो सॉल्युबिलिटी जो है किसकी, सॉलिड की, सॉलिड की जो सॉल्युबिलिटी लिक्विड में है उस पर, उस सॉल्युबिलिटी पर प्रेशर का कोई ज्यादा खास इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है, क्योंकि सॉलिड सो बिकॉज द सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आर हाईली इनकम्प्रेसिबल। क्योंकि सीधी बात है, सॉलिड कैसे होते हैं, इनकम्प्रेसिबल, तो उन्हें जब कंप्रेस ज़्यादा नहीं किया जा सकता है तो इसीलिए उनकी जो सॉल्युबिलिटी है उस पर फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इतनी बात समझे। हाँ, लेकिन उसी सॉलिड की जगह अगर गैस होता तो गैस की जो सॉल्युबिलिटी है किसमें, लिक्विड में, गैस की सॉल्युबिलिटी पर प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है। क्या कहा मैंने कि लेकिन सॉलिड की सॉल्युबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो सॉलिड की सॉल्युबिलिटी पर किसका, सॉलिड की सॉल्युबिलिटी पर प्रेशर का कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता है, कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं पड़ता है। यहां अगर हम देखें कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन द लिक्विड, तो गैस की सॉल्युबिलिटी के लिए ही तो एक लॉ दिया गया है जिसको आपने, बहुत पॉपुलर लॉ है, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड, है ना। लिक्विड में गैस की सॉल्युबिलिटी को पता लगाने के लिए या इसको दिखाने के लिए एक लॉ दिया गया। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम आपने सुना होगा, हेनरी। ठीक है, क्या थे, हेनरी जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने लॉ दिया था। और सबसे पहले जो क्वांटिटेटिव रिलेशन दिया था, किसने, हेनरी ने ही दिया था। किसमें, प्रेशर और सॉल्युबिलिटी में। गैस का जो प्रेशर और सॉल्युबिलिटी का जो रिलेशन है वो सबसे पहले हेनरी ने दिया था। इसीलिए इस लॉ को हेनरी लॉ के नाम से जाना जाता है। अब मैं आपसे कहूं कि हेनरी लॉ आखिर है क्या, तो हेनरी लॉ का मतलब यह है कि अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें, हेनरी लॉ क्या कहता है, हेनरी लॉ कहता है कि अगर हम टेम्परेचर को क्या कर दें, कांस्टेंट कर दें, तो उस समय जो गैस की सॉल्युबिलिटी है वो क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, पार्शियल प्रेशर की। पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड, यानी जैसे लिक्विड का जो सरफेस है, उस लिक्विड के सरफेस पर जो गैस का पार्शियल प्रेशर जितना ज्यादा होगा तो उस गैस की उस लिक्विड में सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होगी। ये बात आई होप आपको समझ में आ रही होगी कि हेनरी लॉ क्या कहता है कि at the constant temperature, the solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas present above the surface of liquid. इसके बाद हमने कहा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, अगर हम कहें कि वेपर फेज में, ये दूसरा और करके है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अगर हम वेपर फेज में ले लेते हैं, ठीक है,
पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन द वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। तो ये बात वही हो गई कि P यहाँ पर क्या है, पार्शियल प्रेशर गैस का है वेपर फेज में, P प्रोपोर्शनल X होगा तो P इक्वल टू के एच एक्स आ जाएगा। और यहाँ पर जो के एच है वो क्या है, वो आपका हेनरी लॉ कांस्टेंट है, और X यहाँ पर क्या है, ये आपका मोल फ्रैक्शन है, X मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस है, और P क्या है, P इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। तो मेन फॉर्मूला यहाँ पर निकल के आया है P इक्वल टू के एच एक्स। तो इसको हम हमेशा याद रखेंगे, P इक्वल टू के एच एक्स। अगर हम यहाँ पर एक प्लॉट ड्रॉ करें किस किस के बीच में, पार्शियल प्रेशर गैस का जो पार्शियल प्रेशर है उसके बीच में, और किसके मोल फ्रैक्शन के बीच में अगर प्लॉट ड्रॉ करें तो हम देखेंगे स्ट्रेट लाइन आ रही है, और ये स्ट्रेट लाइन ये शो करती है क्या, कि जो कैसे कैसे पार्शियल प्रेशर के बढ़ाने पर गैस की जो सॉल्युबिलिटी है किसमें, लिक्विड में, वो भी इंक्रीज कर रही है एक साथ साइमल्टेनियसली। तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन यानी दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। यहाँ अगर हम कहें एक बात, जो कुछ कुछ मैंने इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो ध्यान से देखेंगे आप, तो आपको पता चलेगा कि डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट केएच वैल्यू। अगर हम गैसेस अलग अलग गैसेस ले लें तो उनकी केएच वैल्यूज भी अलग होंगी। डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट केएच वैल्यूज एट द सेम टेम्परेचर। दिस सजेस्ट दैट द KH इज ए फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस। जो KH है वो क्या है, फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस। कहने का मतलब जो हेनरी लॉ कांस्टेंट है वो अलग अलग गैस के लिए अलग अलग रहता है। यानी एक गैस अगर है उसको आप कितने भी बार मेजर करें उसके लिए कांस्टेंट रहेगा, लेकिन अगर हम गैस चेंज कर देंगे तो फिर हेनरी लॉ कांस्टेंट जो KH की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। एक बात और दूसरी कि हायर द वैल्यू ऑफ KH, अगर KH की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी एट ए गिवन प्रेशर पर, तो लोअर इज द सॉल्युबिलिटी। KH की वैल्यू अगर हाई तो सॉल्युबिलिटी कम। क्या समझे, KH हाई सॉल्युबिलिटी कम। या हम कहें कि सॉल्युबिलिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है KH के, हेनरी लॉ कांस्टेंट के। इसके अलावा एक चीज और है कि KH वैल्यू इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर। टेम्परेचर के बढ़ाने पर, सेम गैस के लिए ना, फॉर द सेम गैस, अगर कोई सेम गैस है और एक ही गैस को हमने क्या किया, मान लो एक गैस की हमने KH वैल्यू मेजर की, ध्यान देना, एक कोई गैस है उसकी हमने KH वैल्यू मेजर की, हमने कहा 100 डिग्री सेल्सियस उसकी KH वैल्यू मान लो 10 आई। टेम्परेचर अगर हम बढ़ा के 200 कर दें तो KH वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो ध्यान देना, गैस अगर सेम रहती है तो उस केस में टेम्परेचर के बढ़ाने पर KH वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो भी गैस की सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल एस्केप कर जाएंगे, वहां से बाहर निकल जाएंगे लिक्विड से। तो ये छोटी सी बात याद रखेंगे कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो जो गैस की सॉल्युबिलिटी है किस किस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, हम ये कह सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी जो गैस की है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू KH वैल्यू है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर भी है। हम ऐसे भी यहाँ से लिख सकते हैं कि गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू KH वैल्यू। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू KH वैल्यू और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ। तो देखो मेन जो हेनरी लॉ के एप्लीकेशन है, पहला हमने कहा कार्बोनेटेड बीवरेज। कार्बोनेटेड बीवरेज का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे आपने देखा होगा जो सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, इनके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है, हाई प्रेशर पे भरी जाती है। तो ये भी क्या है, ये भी हेनरी लॉ का ही एक एप्लीकेशन है। ठीक है, दूसरी बात हमने देखा कि अगर हम कहें जैसे ही अगर उस ढक्कन को, बोतल के ढक्कन को अगर खोलते हैं तो ये जो गैस है जिसको हाई प्रेशर पर जबरदस्ती भरा गया, वो आपका एक फेमिलियर फिश के साथ एकदम गैस निकलेगी स्पीड के साथ बाहर निकलती है। दूसरा इसका जो एप्लीकेशन है हेनरी लॉ का वो आपका स्क्यूबा डाइविंग। स्क्यूबा डाइविंग का यहाँ तात्पर्य ये हुआ कि जो स्क्यूबा डाइवर्स होते हैं यानी कि जो समुद्र के अंदर जो गोताखोर होते हैं, ब्रीद एयर एट हाई प्रेशर अंडर वाटर। तो वाटर के अंदर क्या होता है, जब वो सांस लेते हैं बहुत ही हाई प्रेशर पर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जब वो जो गैस जब वो समुद्र से बाहर निकलते हैं तो होता क्या है कि समुद्र के अंदर जब वो रहते हैं तो जो नाइट्रोजन गैस है ये
जो डाइवर्स हैं यानी कि जो स्क्यूबा डाइवर्स हैं, उनके ब्लड में ये नाइट्रोजन मिक्स हो जाती है। और ये क्या होती है, चूंकि ब्लड के साथ अच्छे से मिक्स हो जाती है, डिजोल्व हो जाती है। जब ये डिजोल्व हो जाती है उसके बाद क्या होता है, जब ड्राइवर्स जो डाइवर्स हैं वो कहाँ आते हैं, सरफेस पे आते हैं क्विकली। जब समुद्र से बाहर निकलते हैं उस केस में क्या होता है कि प्रेशर एकदम से रैपिडली डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। द डिजोल्व गैस फॉर्म बबल्स इन द ब्लड, और ब्लड में क्या होता है, बबल्स बना लेती है। जो नाइट्रोजन गैस है ये जो इसके अंदर गई है वो क्या बनाती है, एकदम से बबल्स बनाती है। और बबल्स बनाती है तो ब्लॉकिंग द कैपिलरीज, और क्या करती है, जो ब्लड कैपिलरीज हैं उनको ब्लॉक कर देती है। एंड कॉजिंग द पेनफुल कंडीशन, डेंजरस कंडीशन। और इस डिसीज को, इस कंडीशन को हम लोग बैंड्स बोलते हैं। क्या समझे, कि जब स्क्यूबा डाइवर्स कहाँ पहले समुद्र में गए, अंदर की ओर गए, तो जब समुद्र में अंदर की ओर गए तो वहां पर क्या होता है, जब जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर के जाते हैं, तो लेकर के जाते हैं तो क्या होती है कि जो नाइट्रोजन गैस उसके अंदर जो रहती है वो नाइट्रोजन गैस ब्लड में डिजोल्व हो जाती है। और जब वो बाहर निकलते हैं तो जो नाइट्रोजन गैस है वो एकदम से बाहर निकलती है। वो एकदम से बाहर निकलती है तो ब्लड कैपिलरीज को क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है। और बॉडी में बहुत ही हाई पेन जैसी कंडीशन होने लगती है, हाई पेन होता है। और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, बैंड। डाइवर्स यूजेज स्पेशल गैस मिक्सचर। तो अब क्या होता है, ये जो गैस है, नाइट्रोजन गैस जो मिक्स हो गई, ये आसानी से बाहर निकल जाए हमारी बॉडी से, तो इसको, इसके लिए क्या कर जाए, एक स्पेशल टाइप का मिक्सचर जो डाइवर्स यूज करते हैं। वो क्या है मिक्सचर में अगर हम बात करें, कि इसमें हीलियम को भरा जाता है। क्योंकि हीलियम एक इनर्ट गैस है, ये आसानी से ब्लड में डिजॉल्व नहीं होती है। तो जब हीलियम बाहर निकलती है, ब्लड से बाहर निकलती, तो इसी के साथ साथ नाइट्रोजन भी अपनी जगह बना करके निकल जाती, तो उसको जो एक बैंड कंडीशन वाला जो रिस्क है उसको कम कर देती है हीलियम गैस। ठीक है, इसीलिए हमेशा देखा होगा जो स्क्यूबा डाइवर्स है ना, आपने अगर पता हो आपको, कि उसमें हीलियम 11.7% जो सिलेंडर लेकर के जाते हैं ना, जो स्क्यूबा डाइवर्स हैं जो सिलेंडर लेकर के जाते हैं, ऑक्सीजन का सिलेंडर, तो उसमें केवल ऑक्सीजन नहीं होती है, उसमें 11.7% हीलियम होती है, और 56.2% क्या होती है, नाइट्रोजन, और 32.1% ऑक्सीजन। ये तीनों गैसेस का मिक्सचर होता है। और हीलियम को इसमें ऐड करने का केवल एक ही उद्देश्य है, ताकि जब वो वहां से बाहर निकलें तो उनके शरीर में जो बहुत पेन होता है वो ना हो। क्योंकि हीलियम गैस आराम से बाहर निकलती है, उसी के साथ साथ क्या होती है, वहीं से नाइट्रोजन भी बाहर निकल जाती है। तो ये यहाँ पर इस तरह से कह सकते हैं हम। दूसरा जो तीसरा एप्लीकेशन है, हाइपोक्सिया एट द हाई एल्टीट्यूड। हाई एल्टीट्यूड पर क्या हो जाता है, हाइपोक्सिया। देखो, हाइपोक्सिया कहें या आपने एक नाम सुना होगा एनोक्सिया, क्या कहते हैं, इसे हम हाइपोक्सिया कहें या हम कहें एनोक्सिया कहते हैं। हाइपोक्सिया है क्या, होता क्या है कि जब हम ऊपर जाते हैं, बहुत ऊपर हाई एल्टीट्यूड पर, तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कैसा होता है, कम हो जाता है, लोअर हो जाता है। और जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है तो उस केस में क्या होता है, उस केस में जो है, दो लोअर द पार्शियल प्रेशर, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो गया, रिजल्ट इन दू लेस ऑक्सीजन। अब वहां पर क्या होगा, जैसे जैसे ऊंचाई पर बढ़ते जाएंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाएगी, डिजोल्विंग इन द ब्लड एंड टिश्यूज। अब ब्लड और टिश्यू के अंदर भी ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, क्योंकि ऊपर एटमॉस्फेयर में ही ऑक्सीजन कम हो गई, तो ब्लड लेवल में भी ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया ब्लड के अंदर। जब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया, कंसंट्रेशन, तो जब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम हो जाता है, तो इसी सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते बोलते हैं, एनोक्सिया या हम कहें हाइपोक्सिया। और जब हाइपोक्सिया की कंडीशन अगर किसी को हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होता है, इंसान जो है सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, थिंकिंग पावर इम्पेयर्ड, वीकनेस, एक तो कमजोरी महसूस होगी, और दूसरा उसके सोचने समझने की जो शक्ति है वो क्या होगी, धीमे धीमे कम होने लगती है। तो इसको बोलते हैं एनोक्सिया या फिर हाइपोक्सिया। इसके अलावा अगर हम कहें, एक चीज यहाँ पर देखेंगे कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सॉल्विलिटी ऑफ गैसेस इन द लिक्विड डिक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर। तो सिंपल सा इफेक्ट है। अगर हम गैस की सॉल्विलिटी की बात करें, तो गैस की सॉल्विलिटी क्या करेंगे, टेम्परेचर के बढ़ाने के साथ साथ गैस की सॉल्विलिटी क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, फिर हमने कहा नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। अब हम लोग देखेंगे कि लिक्विड सॉल्यूशंस का वेपर प्रेशर क्या होता है। तो सबसे पहले देख लो कि वेपर प्रेशर का मतलब क्या है। वेपर प्रेशर मींस होता है कि जैसे मान लो कोई लिक्विड है, ध्यान देना,
आपने क्या किया, ये लिक्विड लिया और ये लिक्विड क्या करेगा, इसको हीट कर दो। हीट करेंगे तो लिक्विड कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा सरफेस पे। और फिर जब लिक्विड सरफेस पे चला जाएगा तो ये लिक्विड क्या कर रहा है, ये ऊपर वेपर में कन्वर्ट हो गया। फिर क्या करेगा, ये वेपर इस सरफेस पे, लिक्विड के सरफेस पे प्रेशर लगाएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। लिक्विड सॉल्यूशंस आर फॉर्म्ड व्हेन सॉल्वेंट इज लिक्विड। और लिक्विड सॉल्यूशन कब बनते हैं, जब सॉल्वेंट आपका लिक्विड हो। द सॉल्यूट कैन बी, अब सॉल्यूट क्या हो सकता है, गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बता चुके ऑलरेडी आपको। यहां मैंने लिया है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। देखो यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि वेपर प्रेशर हमें देखना है, लेकिन किसका देखना है, लिक्विड इन लिक्विड। कहने का मतलब है कि जो हमने सॉल्यूट लिया वो भी क्या है, लिक्विड है। जो सॉल्वेंट लिया वो भी क्या है, लिक्विड है। मींस हमने लिक्विड को डिसॉल्व किया किसमें, लिक्विड में। सॉल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है। जब ऐसी कंडीशन हो कि सॉल्यूट भी आपका क्या हो, लिक्विड हो, और सॉल्वेंट भी क्या हो, लिक्विड हो, तो वहां पर हम देखेंगे कैसे राउल्स लॉ अप्लाई होता है। तो यहाँ हम देखेंगे, उस केस में देखें कि वेपर प्रेशर कैसे वेरी करता है। तो यहाँ अगर हम राउल्स लॉ को डिफाइन करना चाहें तो राउल्स लॉ क्या होगा, राउल्स लॉ कहता है कि अब ये, और ध्यान देना यहाँ पर जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वोलेटाइल है। वोलेटाइल मींस क्या होता है, वोलेटाइल मींस होता है कि ऐसे लिक्विड जिनको अगर थोड़ा सा हीट किया जाए तो वो आसानी से वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, तो उसे हम बोलते हैं वोलेटाइल लिक्विड्स। तो यही कहा गया कि फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, जो भी उसके अंदर कंपोनेंट है उनका पार्शियल वेपर प्रेशर, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आया है। पार्शियल वेपर प्रेशर का मतलब होता है पर्टिकुलर कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होता है उसी को पार्शियल वेपर प्रेशर बोलते हैं। जो पार्शियल वेपर प्रेशर है ईच कंपोनेंट का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के। बात समझ रहे, फिर सुन लो ध्यान से, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट is directly proportional to its mole fraction present in the solution। सॉल्यूशन के अंदर उसका जो मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर सॉल्यूशन के अंदर उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन ज्यादा है, यानी उसकी ज्यादा मात्रा है, तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। अगर सॉल्यूशन के अंदर वो कंपोनेंट कम मात्रा में प्रेजेंट है तो उसका क्या होगा, उसका जो है पार्शियल वेपर प्रेशर कम होगा। यहाँ पर मैंने क्या किया, ये देखो कुछ ए और बी दो कंपोनेंट लिए। मैंने यहाँ पर दो कंपोनेंट है, किसी को भी आप कुछ भी मान सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो कंपोनेंट ए है मैंने इसको क्या माना है, सॉल्वेंट माना है। कंपोनेंट ए को मैंने यहाँ सॉल्वेंट कंसीडर किया है और मैंने जो कंपोनेंट बी है इसको सॉल्यूट कंसीडर किया है। तो आप भी इसी तरह से मान सकते हैं। मैंने देखा सॉल्वेंट का जो कंपोनेंट ए है इसके नंबर ऑफ मोल्स हमने N1 मान लिए, और यहाँ पर, अच्छा सॉरी, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स N1 मान लिए और थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हुआ है। यहाँ इसका जो मोल फ्रैक्शन मानेंगे वो x1 मानेंगे। क्या मानेंगे, इसका जो मोल फ्रैक्शन मैंने माना है, क्या माना है, x1 मोल फ्रैक्शन माना है। अच्छा, P1 नॉट का मतलब क्या है कि जब सॉल्वेंट हमारा प्योर स्टेट में है, मींस जब इसमें हमने सॉल्यूट को नहीं मिलाया, तब जो हमारा यानी कि पार्शियल प्रेशर इन द, नहीं, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। P1 नॉट का मतलब क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। याद रखना, क्या समझे, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है उसको मैंने मान लिया है P1 नॉट। और P1 क्या है, P1 आपका पार्शियल प्रेशर है। जब आपने सॉल्यूट को मिला दिया तब जो है जो कंपोनेंट ए का जो पार्शियल प्रेशर है, जो वेपर प्रेशर है, उसको हम लोग P1 कहते हैं। इसी सिमिलरली हमने कंपोनेंट बी के लिए देखा, नंबर ऑफ मोल्स N2 है, मोल फ्रैक्शन X2 है, P1 नॉट, सॉरी P2 नेट हमारा जब कंपोनेंट बी यानी सॉल्यूट हमारा प्योर स्टेट में है तो उस समय हमारा इसका जो प्रेशर होगा वो P2 नॉट होगा। और P2 प्रेशर कब है, जब ये कहने का मतलब जब सॉल्यूशन में है तब। यहाँ हम एक एक करके समझेंगे। जैसे मान लो मैंने कंपोनेंट वन के लिए लिया, ठीक है, कंपोनेंट वन के लिए अगर हम देखें तो हमारा क्या होगा, P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X1 हो जाएगा राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग। और P1 जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगाएंगे, तो यहाँ पर जो क्या आ रहा है, P1 नॉट एक कांस्टेंट है, तो P1 इक्वल टू क्या आ गया, P1 नॉट X1। ठीक है, और यहाँ अगर हम देखें कंपोनेंट 2 के लिए, कंपोनेंट 2 के लिए क्या हो जाएगा, P2 प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X2, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो P2 नेट हमारा ये कांस्टेंट आ गया। इसके बाद अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, डाल्टन्स लॉ आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में कि जो
पार्शियल जो प्रेशर होता है, टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर्स ऑफ द ऑल द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो पी टोटल इक्वल टू क्या निकल के आएगा, पी वन प्लस पी टू। यहाँ पर अगर और भी कंपोनेंट होते तो पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री हो जाता, ठीक है। तो कहने का मतलब ये यहाँ पर जो ये हमारा डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर है उसके अकॉर्डिंग मैंने देखा तो पी वन और पी टू की मैंने यहाँ वैल्यू रख दी, और वैल्यू रखने के बाद अगर दोनों में से चाहें तो एक्स वन को वन माइनस एक्स टू लिख सकते हैं। एक्स वन को क्या लिख सकते हैं, वन माइनस एक्स टू लिख सकते हैं। यहाँ सॉल्व कर लेंगे, देखो क्योंकि एक्स वन प्लस एक्स टू क्या होता है, वन होता है। तो यहाँ पर मैंने रख दिया और पी टोटल इक्वल टू निकल के हमारा आया, क्या आया, पी वन नॉट और प्लस एक्स टू। देखो इन दोनों में से जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स टू कॉमन लेकर के पी टू नॉट माइनस पी वन नॉट आ जाएगा। इसका कुछ कंक्लूजन निकालेंगे। कंक्लूजन ये है कि टोटल जो वेपर प्रेशर आता है हमेशा, यानी पी टोटल आता है ओवर द सॉल्यूशन कैन बी रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन ऑफ द कंपोनेंट। टोटल जो वेपर प्रेशर है उसको हम किसी भी वन कंपोनेंट के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। क्या समझे, टोटल वेपर प्रेशर को हम क्या कर सकते हैं, किसी एक कंपोनेंट के साथ भी रिलेट किया जा सकता है। टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन वेरीज लीनियरली वेरी कर सकता है, किसके साथ, विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट टू। ठीक है, कंपोनेंट टू के मोल फ्रैक्शन के साथ क्या होता है, ये लीनियरली वेरी करता है। इसके बाद अगर हम देखें यहाँ से एक प्लॉट हमने देखा P1 या P2 वर्सेस मोल फ्रैक्शन X1 X2, यानी कि एक सिंपल सा हमने प्लॉट ड्रॉ किया है, किस किस के बीच में है, प्रेशर यानी पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में। तो सिंपल देखो पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन, यहाँ अगर हम देखें पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में, तो यहाँ मैंने कहा ये X1 है, X1 यहाँ पर कितना है, 1 है, X इक्वल टू 1 का 100%। तो यहाँ आप देख रहे हैं केवल आपका P1 नॉट मिलेगा, यहाँ P2 एक भी नहीं मिलेगा। लेकिन इस कंडीशन पे देखो यहाँ पर x2 100% है, x2 इक्वल टू 1 है, 1 का मतलब यहाँ पर केवल x2 इक्वल टू 1 में 100%। तो यहाँ देखो केवल हमें P2 नॉट मिल रहा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं राइट साइड में बढ़ेंगे तो x2 की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। अगर हम लेफ्ट में बढ़ेंगे तो लेफ्ट में क्या होगा, x1 की वैल्यू बढ़ेगी, मोल फ्रैक्शन 1 का बढ़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि ये हमने प्लॉट ड्रॉ कर दिया और पी टोटल इक्वल टू क्या आया, P1 प्लस P2 आया। ठीक है, तो इसमें कोई इश्यू वाली बात नहीं है, आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ अगर मैं कहूँ कि अगर मैंने ले लिया y1 y2 जो है मोल फ्रैक्शंस हैं कंपोनेंट 1 2, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। मैंने क्या लिया, y1 और जो y2 लिया ये मोल फ्रैक्शन है किसके, कंपोनेंट 1 2 के, लेकिन किसमें, वेपर फेज में। यही बात ध्यान देने वाली है कि y1 y2 क्या है, मोल फ्रैक्शन है किसके, कंपोनेंट 1 एंड 2 के हैं, लेकिन किसमें है, वेपर फेज में, सॉल्यूशन में नहीं है। ध्यान देना, अगर हम इसको सॉल्यूशन में लेते, मोल फ्रैक्शन जो है सॉल्यूशन के अंदर लेते कंपोनेंट 1 और 2का, तो x1 x2 लेते। लेकिन अगर हम कहेंगे कि वेपर फेज में जो मोल फ्रैक्शन है किसका, कंपोनेंट 1 और 2 का, तो हम y1 y2 लेंगे। और यहाँ से जो डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर लगेगा वो आपका क्या लग जाएगा, वो लग जाएगा हमारा P1 इक्वल टू y1 इंटू पी टोटल। अभी हमने ऑलरेडी कंक्लूजन बताया था कि हम जो है प्रेशर को किससे रिलेट कर सकते हैं, टोटल से। तो P1 इक्वल टू y1 इंटू पी टोटल निकल के आएगा और P2 इक्वल टू y2 इंटू पी टोटल निकल के आएगा। जनरल अगर हम कहें तो PI इक्वल टू YI इंटू पी टोटल यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो ये था हमारा डाल्टन्स लॉ। अगर एक यहाँ छोटी सी बात कही गई कि जो राउल्स लॉ है ना, राउल्स लॉ एक तरह से अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो क्या है, ये स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ है। हेनरी लॉ का ही तो एक स्पेशल केस है। देखो कैसे, तो राउल्स लॉ एक स्पेशल केस होता है हेनरी लॉ का। कैसे होता है वो देख लें। राउल्स लॉ में हमने देखा कि जो वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन में, यही तो देखा। राउल्स लॉ में क्या कहा कि जो वेपर प्रेशर है P1 प्रोपोर्शनल टू x1 है, यहाँ पर P1 नॉट कांस्टेंट आ जाएगा। हेनरी लॉ क्या होता है, P इक्वल टू KH। देखो हेनरी लॉ में भी अगर हम देखें तो प्रेशर जो है मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल है। राउल्स लॉ में भी प्रेशर किसके, मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, इट कैन बी सीन दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ द वोलेटाइल कंपोनेंट, यानी कि जो वोलेटाइल कंपोनेंट है यानी कि गैस है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। राउल्स लॉ में होता है ये। अब केवल डिफरेंस ये है कि हेनरी और राउल्स लॉ में, हेनरी लॉ में जो कांस्टेंट आता है वो हमारा KH आता है, जबकि राउल्स लॉ में कांस्टेंट आता है वो हमारा P1 नॉट आता है। इतना केवल डिफरेंस है, बाकी सब दोनों वही है, मेन कॉन्सेप्ट दोनों का वही है। राउल्स लॉ बिकम ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ अगर जहां पर हमारा क्या है, KH बिकम्स इक्वल टू P1 नॉट। अगर हम क्या करेंगे, KH की जगह क्या रख देंगे,
P1 नॉट रख दें तो हम कहेंगे कि जो राउस लॉ है वो हमारा क्या है, स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ बन जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद देखोगे, अगर हम नेक्स्ट देखें, सेकंड बात करें कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन द लिक्विड। अभी तक हमने देखा था वेपर प्रेशर किसका, वेपर प्रेशर गैस का देखा था। अब हमने कहा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड, यानी अब क्या किया गया, हमने कहा कि सॉलिड को डिजोल्व किया गया लिक्विड में। ध्यान देना, किसको, सॉलिड को डिजोल्व किया गया लिक्विड में। अभी हमने क्या किया था, गैस को डिजोल्व किया था किसमें, लिक्विड में। अच्छा, गैस को जब लिक्विड में डिजोल्व किया था तो आपने देखा था कहीं ना कहीं वेपर प्रेशर बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, सॉलिड को डिजोल्व करेंगे, और सॉलिड वो भी कैसा, नॉन वोलेटाइल सॉलिड। ये ध्यान देना, कौन सा सॉलिड डिजोल्व करेंगे, नॉन वोलेटाइल सॉलिड। और जब नॉन वोलेटाइल सॉलिड को हम डिजोल्व करेंगे लिक्विड में, तो उस केस में कहीं ना कहीं क्या होगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। नॉन वोलेटाइल सॉलिड आखिर होते कौन कौन से, जैसे कि NaCl हो गया, ग्लूकोज है, सुक्रोज, यूरिया, कैल्शियम क्लोराइड, ये सभी क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हैं। तो अगर हमने क्या क्या कहा इसमें, मैंने कहा कि अगर जो है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है तो डिक्रीज इन द वेपर प्रेशर में क्या होगी, कमी आ जाएगी ऑफ द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाएगा ऑन द क्वांटिटी ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। है कि अगर जो है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा है तो उस केस में क्या होगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा। जैसे यहाँ पर मैंने देखो एक बिगनिंग में देखो, मैंने यहाँ केवल प्योर सॉल्वेंट लिया है, तो प्योर सॉल्वेंट में आप देख रहे हैं हाई वेपर प्रेशर है, क्योंकि जितने ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल किस में जा रहे हैं, वेपर स्टेट में जा रहे हैं। और फिर यही मॉलिक्यूल क्या करेंगे, प्रेशर लगाएंगे, यही मॉलिक्यूल तो प्रेशर लगाएंगे इस तरह से, तो क्या देख रहे हैं कि वेपर प्रेशर काफी हाई है। प्योर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स अगर हैं तो वहां पर वेपर प्रेशर हाई रहेगा। अगर उसी केस में हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दें तो को होता क्या है कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या होगा, ये गैस में कन्वर्ट तो होगा नहीं, और जब गैस में कन्वर्ट ही नहीं होगा तो ये क्या कर रहे हैं, जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हैं ये लिक्विड के जो हमारे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, उन सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स कौन, जैसे ये सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल है, इसको ऊपर जाने से रोकता है। तो आप देख रहे हैं बहुत ही कम मॉलिक्यूल है जो इस पर प्रेशर लगा रहे हैं, तो कहने का मतलब है कि लो प्रेशर हो जाता है। बात सीधी सी समझ में आई कि अगर आप वोलेटाइल कंपोनेंट को ऐड करेंगे सॉल्वेंट के अंदर तो वहां पर वेपर प्रेशर बढ़ेगा, अगर आपने नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट को ऐड किया तो वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा। राउस लॉ यहाँ पर भी अप्लाई हो जाएगा, P1 प्रोपोर्शनल टू x1 है, P1 इक्वल टू x1 इंटू P1 नॉट है। यहाँ हमने इसका क्या किया, x1 इक्वल टू यहाँ पर 0 है, और जहाँ पर x1 इक्वल टू 1 है तो ये देखो यहाँ पर मैंने आपका बना दिया 100% है। तो सिंपल मोल फ्रैक्शन का यह प्लॉट था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर अगर हम नेक्स्ट देखें यहाँ से आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि आखिर आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। देखो अगर मैं आइडियल सॉल्यूशन की बात करूं, देखो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस जो है इनको दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, दो ब्रॉड कंडीशंस हैं। पहला हमने क्या किया, आइडियल सॉल्यूशंस, और एक हमने लिया नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, एक आइडियल सॉल्यूशन, एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन, किसके आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ राउल्स लॉ, ये ध्यान देना। ठीक है, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, आइडियल नॉन आइडियल। और कौन से सॉल्यूशन, ये भी ध्यान रखना, जो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस हैं, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, आइडियल नॉन आइडियल, किस आधार पर, राउल्स लॉ के आधार पर। हम बात करेंगे आइडियल सॉल्यूशन की। देखो आइडियल सॉल्यूशन आखिर है क्या, ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को ओबे ना करे। ठीक है, सॉरी, राउल्स लॉ को जो ओबे करे, कहने का मतलब ऐसा सॉल्यूशन जो क्या करे, ओबे राउल्स लॉ, ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को क्या करे, ओबे करे, यानी राउल्स लॉ का पालन करे ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, तो उसे हम लोग बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। और आइडियल सॉल्यूशन की दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। पहली तो बात अगर ये है कि अगर कोई आइडियल सॉल्यूशन है तो आइडियल सॉल्यूशन के अंदर जो चेंज इन एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग है वो हमेशा क्या होगी, जीरो होगी। ध्यान रखना कि आइडियल सॉल्यूशन के अंदर जो चेंज इन एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग यानी डेल्टा मिक्स एच, यानी कि चेंज इन एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग है वो ऑलवेज जीरो होगी, और चेंज इन जो वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग है ये भी हमारा क्या होगा, जीरो होगा। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना। और एक बात और ध्यान रखना कि जो इंटरमॉलिक्यूलर जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं बिटवीन, जैसे मतलब दो कंपोनेंट ले लो, अगर मैंने कहा कि एक कंपोनेंट हमारा क्या है, ए है, इसको हमने मान लिया सॉल्वेंट मान लिया, यहाँ ध्यान देना, और एक प्लस में हमने मिक्स किया क्या कंपोनेंट, हमने बी मान लिया, इन दोनों को मिलाया, A2 B2 मान लो एक तरह का। ठीक है,
ए इसको हमने सॉल्वेंट मान लिया और जो बीबी को क्या मान लिया, बीबी को हमने सॉल्यूट मान लिया। तो ए में जब बीबी को मिक्स करेंगे तो उस केस में क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर जो अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन ए एंड ए और ए के जो इंटरमॉलिक्यूलर जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, ए और ए के बीच के जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है वो इक्वल होते हैं किसके, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन बी एंड बी। तो बी और बी के बीच के जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं ये समझ सकते हो, ए और ए के बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स है ये इक्वल किसके है, ये बी और बी के बीच के अट्रैक्टिव फोर्स के इक्वल होगा। और ये किसके इक्वल होगा, ये ए और बी के अट्रैक्टिव फोर्स के भी इक्वल होगा। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, यही अगर हम बात करें कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो याद रखना, जैसे एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन, बहुत सिंपल पॉपुलर एग्जाम्पल है। एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन जो है ये किसके एग्जाम्पल है, आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा अगर हम कहें ब्रोमो इथेन, क्या समझे, ब्रोमो इथेन एंड क्लोरो इथेन, ठीक है, ब्रोमो इथेन एंड क्लोरो इथेन ये भी क्या है, ये भी हमारे एग्जाम्पल है आइडियल सॉल्यूशन के। और बेंजीन एंड टोल्यून ये भी याद रख सकते हो, तो बड़ा ही सिंपल तीन एग्जाम्पल है, याद रख सकते हो। पहला हमने क्या कहा, एन हेक्सेन और एन हेप्टेन। एन हेक्सेन का मतलब 6 है ना, और हेप्टेन मीन 7, तो 6 7 एक तो याद रख सकते हो, 6 और 7, यानी हेक्सेन हेप्टेन, क्या है, हेक्सेन हेप्टेन सबसे सिंपल एग्जाम्पल किसका है, आइडियल सॉल्यूशन का। इसके अलावा अगर हम देखें नेक्स्ट जो है हम बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन आखिरकार क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि ऐसा सॉल्यूशन जो क्या करे, राउस लॉ का पालन ना करे, डज नॉट ओबे राउस लॉ, क्या समझे, एक ऐसा सॉल्यूशन जो राउस लॉ को पालन ना करे, डज नॉट ओबे राउस, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। अब नॉन आइडियल जो सॉल्यूशंस है उनकी कंडीशन में एक चीज रहती है, या तो वेपर प्रेशर हमारा कैसा होगा, हायर होगा, या तो वेपर प्रेशर कैसा होगा, लोअर होगा, यह इक्वल नहीं होगा। जो राउल्स लॉ के द्वारा प्रेडिक्टेड वेपर प्रेशर है उससे या तो हाई आ जाता है या फिर लो आ जाता है, इसीलिए इसका नाम नॉन आइडियल सॉल्यूशन दिया गया है। अगर हम कहें कि राउल्स लॉ इफ द वेपर प्रेशर इज हायर, अगर हम कहें कि इफ द वेपर प्रेशर, अगर जो वेपर प्रेशर वो कैसा हायर है, देन सॉल्यूशन एग्जिबिट द पॉजिटिव डेविएशन, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। अगर मान लो दो कंपोनेंट को मिलाया और जो वेपर प्रेशर आ रहा है सॉल्यूशन का, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो एक्सपेक्टेशन से अगर ज्यादा वेपर प्रेशर आ जाए तो हम कहेंगे क्या, पॉजिटिव डेविएशन। अगर दूसरी ओर वहीं हम ये कह दें कि इफ वेपर प्रेशर लोअर, अगर जो हमारा जो वेपर प्रेशर है वो कैसा लोअर आ जाए तो उस केस में कहेंगे नेगेटिव डेविएशन। तो कहने का मतलब है जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हैं उसमें दो तरह का डेविएशन होता है, एक होता है पॉजिटिव डेविएशन, एक होता है नेगेटिव डेविएशन। तो बस इतनी सी ध्यान रखना कि पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या है, हाई वेपर प्रेशर, और नेगेटिव डेविएशन का मतलब क्या है, लो वेपर प्रेशर। ठीक है, नेगेटिव डेविएशन का मतलब क्या है, लो वेपर प्रेशर, और पॉजिटिव डेविएशन मींस हाई वेपर प्रेशर। यहां आप देखेंगे एक एक करके कि आखिर पॉजिटिव डेविएशन क्या है और नेगेटिव डेविएशन क्या है। यहां अगर हम पॉजिटिव डेविएशन की बात करें तो देखो पॉजिटिव डेविएशन में बस एक चीज ध्यान रखना कि जो हमारे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हैं किसमें, ए और बी का, ए और बी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम है, और जब ए और बी के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग ही नहीं रहा है तो क्या ए बी मॉलिक्यूल बनेगा, नहीं बनेगा, और नहीं बनेगा तो क्या होगा, हमारे नंबर ऑफ जो कंपोनेंट्स होंगे वो ज्यादा होंगे। कहने का मतलब जो ए और बी के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो लेस देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए और बी, यानी ए के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, या हम कहें बी और बी के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इन दोनों से कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ए और बी के बीच में। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, सीधी बात कहें देखो ए का हमने का स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बी का स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन ए बी का कैसा है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो क्या ए बी मॉलिक्यूल फॉर्म होगा, नहीं होगा। जितना भी सॉल्यूट मिलाएंगे तो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे, और जब नंबर ऑफ कंपोनेंट्स बढ़ते जाएंगे इसका मतलब क्या है, दिस विल इंक्रीज द वेपर प्रेशर, और इसकी वजह से क्या होगा, वेपर प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर जाएगा एंड रिजल्ट इन द पॉजिटिव डेविएशन। अच्छा यहाँ एक बात और ध्यान रखना, वेपर प्रेशर तो इंक्रीज कर गया लेकिन जो सॉल्यूट लेंगे वो कैसा लेंगे, ध्यान देना, जो सॉल्यूट लेंगे वो हमेशा वोलेटाइल लेंगे, ये ध्यान रखना। कैसा लिया हमने सॉल्यूट, सॉल्यूट लिया वो वोलेटाइल लिया, तभी वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा, अदरवाइज क्या होगा, वो घट जाएगा। ठीक है,
जैसे कुछ एग्जाम्पल हमने लिया है कि पॉजिटिव डेविएशन में इथेनॉल एंड एसीटोन, क्या ले लिया है, इथेनॉल एंड एसीटोन, ये एग्जाम्पल हो जाएगा। एक एग्जाम्पल लिया हमने कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन, तो ये बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल याद रखना है, इथेनॉल एंड एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन, ठीक है। तो ये तो था हमारा पॉजिटिव डेविएशन, और पॉजिटिव डेविएशन का प्लॉट भी आप क्लियरली यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से आपने क्या देखा, एक चीज यहाँ देखी कि जो हमने नॉर्मल जो लाइन एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे थोड़ा सा देखो P1 ज्यादा आ गया और P2 भी ज्यादा आ गया, ऑल ओवर जो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का वो भी ज्यादा आ गया। तो एकदम आसान बनाना है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर जब x2 कितना है, 1 है, x2 1 है, तो देखो x2 जब 1 है तो P2 नॉट आ गया, देखो सबसे हाईएस्ट। यहाँ देखो x1 1 है तो यहाँ पर P1 नॉट आ गया। बाकी लाइन आप आराम से ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। फिर हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे नेगेटिव डेविएशन पर। देखो नेगेटिव डेविएशन क्या है, हमने क्या कहा था, पॉजिटिव डेविएशन का मतलब हाई वेपर प्रेशर, नेगेटिव डेविएशन मींस लो वेपर प्रेशर। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे वेपर प्रेशर क्या आएगा, कम आएगा। तो जब कम आएगा तो उसे क्या बोलेंगे, नेगेटिव डेविएशन। और इसमें जब नेगेटिव डेविएशन होगा तो उसमें एक चीज और होगा कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किस किस के बीच में, ए और बी के बीच में, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसमें ए और बी के बीच में वो ज्यादा होगा। जब ए और बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो होगा क्या कि जैसे ही हम सॉल्यूट मॉलिक्यूल को डालेंगे तो वो सॉल्यूट तो नहीं रहेगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो ए भी बना लेगा, ए भी बना लेगा बार बार। और ये जो ए और बी के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है किससे, ए से, या हम कहें बी से, तो इस केस में क्या आ जाएगा, नेगेटिव डेविएशन आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर दिस विल डिक्रीज इन द वेपर प्रेशर, क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी तो कम हो रहे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो रहे हैं, तो फाइनली यहाँ पर डिक्रीज इन द वेपर प्रेशर में क्या होगी, कमी आ जाएगी, रिजल्ट इन द नेगेटिव डेविएशन। अगर यहाँ एग्जाम्पल की हम बात करें, अब हम इसके बाद देखेंगे इसके एग्जाम्पल्स। तो अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो नेगेटिव डेविएशन में जैसे कि आपका मिक्सचर ऑफ फिनॉल, ठीक है, एंड क्या आ जाएगा, एनलीन, ठीक है। मिक्सचर ऑफ फिनॉल एंड एनलीन इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, ये बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। क्यों, क्योंकि इसमें जब क्लोरोफॉर्म और एसीटोन दोनों को मिक्स करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं क्लियरली, यहाँ पर O और H के बीच में क्या होती है, इंटरमॉलिकुलर एच बॉन्डिंग हो जाती है। क्या हो जाती है, इंटरमॉलिकुलर एच बॉन्डिंग, ठीक है, इंटरमॉलिकुलर इंटरमॉलिकुलर एच बॉन्डिंग। तो इंटरमॉलिकुलर जब एच बॉन्डिंग हो जाती है तो क्या होगा, मॉलिक्यूल आपने दो डाले थे, दो मिलके क्या हो गया, एक हो गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। और जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिक्रीज हो गए इसका मतलब क्या होगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो इस तरह से वेपर प्रेशर डिक्रीज करता है, ठीक है। तो नेगेटिव डेविएशन मींस वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, पॉजिटिव डेविएशन मींस वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे नॉर्मली, तो उस लाइन से नीचे चला गया ग्राफ। तो यहाँ पर देखो P1 भी कम हो गया, P2 भी कम हो गया, और जो टोटल वेपर प्रेशर है वो भी फाइनली क्या होगा, कम हो जाएगा। इसी तरह से एक बात और देखेंगे कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर भी इसी से कुछ रिलेटेड टर्म्स हैं, तो हम देख लेते हैं कि क्या है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स। अगर हम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की बात करें तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर मीन्स हम कहेंगे कि ऐसे बाइनरी सॉल्यूशन जिसमें क्या होता है, कंपोजिशन सेम होता है, बाइनरी सॉल्यूशंस हैविंग द सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज। कहने का मीन्स ये है कि अगर मान लो कोई आपने बाइनरी सॉल्यूशन लिया और उस बाइनरी सॉल्यूशन को आपने क्या किया, हीट करना स्टार्ट किया। जैसे आपने उसको हीट किया तो जो लिक्विड में दोनों कंपोनेंट का जो कंपोजिशन था, जो परसेंटेज था, वही कंपोजिशन सेम टू सेम आपको कहाँ, वेपर फेज में भी अगर मिल जाए। ये तभी हो सकता है जब दोनों के बॉइलिंग पॉइंट्स कैसे हों, बिल्कुल इक्वल हों या नियरली बिल्कुल सेम हो, सिमिलर हों, तब जाकर के वो ऐसी कंडीशन पॉसिबल होती है। तो ऐसे मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग जो है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। बॉयल्स एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, और दोनों को जब बॉयल करेंगे तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर बॉयल करना स्टार्ट करेंगे। और ऐसे कंपोनेंट्स को अगर हम चाहें, दोनों कंपोनेंट को क्या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट आउट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों के बॉइलिंग पॉइंट्स अप्रोक्सीमेटली सेम है, तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं। और ये जो हमारे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर हैं ये टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होते हैं,
एक होते हैं हमारे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। देखो दोनों को एक एक करके समझते हैं कि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स क्या है और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स क्या है। अगर हम बात करें मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स की, तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स का मतलब ऐसा हुआ द सॉल्यूशन विच शो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन। ध्यान देना, ऐसे सॉल्यूशन जिसमें क्या होता है, जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। पॉजिटिव डेविएशन मींस हाई वेपर प्रेशर, यानी कि जिनका वेपर प्रेशर हाई होगा, तो उस केस में क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट जो है उस एजियोट्रोपिक मिक्सचर का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उसको हम लोग बोल देते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। कहेंगे कि द सॉल्यूशन विच शो ए लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ फॉर्म ए मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। और ये क्या बनाते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स बनाते हैं। किस पर, एट ए स्पेसिफिक कंडीशन, स्पेसिफिक कंपोजिशन में। एग्जाम्पल हमने लिया जैसे मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड वाटर लिया। अगर आप 95% क्या ले लेते हैं, इथेनॉल, और 5% वाटर लेते हैं बाई वॉल्यूम, तो ये मिक्सचर भी क्या होगा, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉईल करेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। ठीक है, अगर सॉल्यूशन हमारा क्या कर रहा है, पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, तो वहां पर जो एजियोट्रोप बनेगा वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स बनेगा। वहीं अगर हम ये कह दें कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो अगर नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है, तो वहां पर नेगेटिव डेविएशन के केस में क्या होगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स बनेगा। क्योंकि जो हमारा सॉल्यूशन है वो एक मैक्सिमम टेम्परेचर पर उसका मैक्सिमम टेम्परेचर बॉयल करेगा, जिसे हम लोग मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स बोल देते हैं। और इसमें एग्जाम्पल अगर लेंगे तो नाइट्रिक एसिड और वाटर का एग्जाम्पल ले लो। 68% नाइट्रिक एसिड है, 32% आपने लिया वाटर बाई मास। तो ये हमारा होता है मिनिमम और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। एक एक एग्जाम्पल दोनों के याद रखेंगे। इसके बाद जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट यहां से होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। यहां से क्वेश्चन आपके लगभग हर कंपटीशन लेवल एग्जाम में पूछे जाते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से। तो बेसिकली अगर हम कहें कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आखिरकार हैं क्या, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टी होती हैं जो डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स से। हम कह सकते हैं ऐसी प्रॉपर्टी जो किस पर डिपेंड करें, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, जो केवल और केवल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करें, उन प्रॉपर्टीज को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। वो उनके नेचर पर डिपेंड नहीं करती हैं। और ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ये मेनली 4 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी होती है, एक एक करके हम सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, सबसे पहला हमने लिया है रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। तो ये ध्यान देना, वेपर प्रेशर कम होता है किसका, सॉल्वेंट का, ये भी समझ लेना। रिलेटिव लोअरिंग इन द, लोअरिंग का मतलब क्या होती है, कमी होती है। ठीक है, कहने का मीन्स हमारा है कि जब सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में था तो ज्यादा रहा होगा, जैसे ही मैंने सॉल्यूट को मिलाया तो उस केस में क्या होगा, सॉल्यूट के मिलाते ही वेपर प्रेशर कम हो गया, डिक्रीज हो गया। तभी तो हम कहेंगे लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर। पहले हाई था सॉल्वेंट का, जैसे सॉल्यूट मिलाया तो सॉल्यूशन बना, वेपर प्रेशर कम हो गया, तो हमने कहा रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर। तो देखो होता क्या है कि अब एक बात ध्यान देना, जैसे हमने कोई सॉल्वेंट पहले था, सॉल्यूट मिलाया, सॉल्यूट कैसा होगा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ये भी ध्यान रखना, सॉल्यूट हमारा कैसा होगा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाएंगे तब हमारा वेपर प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। किसका, सॉल्वेंट का, जो पहले था उससे कम हो जाएगा। तो इसी को बोलेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर। अब इसको थोड़ा मैथमेटिकली देख लेते हैं कि आखिर क्या है। ये मैंने कंपोनेंट्स ले लिए ए और बी, और ए को मैंने कहा ये सॉल्वेंट है और बी को मैंने सॉल्यूट माना। तो हमने इसका जो मास ले लिया, ए का W1 मोलर मास M1 हो गया, N1 नंबर ऑफ मोल्स हैं, X1 आपके क्या है, मोल फ्रैक्शन है, P1 नॉट प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर है, और P1 आपका पार्शियल वेपर प्रेशर है। इसी तरह हमने कंपोनेंट बी के लिए सिमिलरली वही कंडीशन ले ली। यहां पर अगर हमने क्या किया, अगर मैं राउल्स लॉ को अप्लाई करता हूं तो देखें राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या पढ़ा हम लोगों ने कि P जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल X1 होता है। राउल्स लॉ हमेशा याद रखना कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ये P1 प्रोपोर्शनल टू X1 हमेशा ध्यान रखना। बस यही तो राउल्स लॉ है, वहीं से डेफिनेशन बन जाती है। तो हमने जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हमारा P1 नॉट कांस्टेंट आ जाता है, तो P1 इक्वल टू P1 नॉट इंटू X1 हो गया।
अब हम कहेंगे कि पहले हमारा वेपर प्रेशर था P1 नॉट, अब बाद में क्या हुआ P1 हुआ, तो रिडक्शन इन द वेपर प्रेशर, हम कहें कि वेपर प्रेशर में कमी कितनी आ गई, रिडक्शन कहाँ है, या इसको हम बोल देते हैं क्या, लोअरिंग कह सकते हैं ना, रिडक्शन इन द वेपर प्रेशर, या फिर हम कहें कि वेपर प्रेशर में कमी कितनी आई। तो लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर हम कहेंगे डेल्टा P1 से प्रेजेंट करेंगे, P1 नॉट माइनस P1, क्योंकि पहले क्या था P1 नॉट था, बाद में P1 हुआ, तो P1 की वैल्यू लगाएंगे तो बनेगा हमारा P1 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू x1, तो इक्वेशन नंबर हमारी 1 बन गई। फिर हमने देखा कि डेल्टा P1 इक्वल टू, अगर हम चाहें तो P1 नॉट दोनों से कॉमन ले लो, देखो यहाँ भी P1 नॉट, यहाँ भी P1 नॉट, तो बनेगा क्या 1 माइनस x1, और हम ये भी जानते हैं कि x1 प्लस x2 करेंगे तो 1 होता है, तो हमने 1 यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस x1 इक्वल टू x2 लिख सकते हैं। तो 1 माइनस x1, तो जहां पर मैंने देखा ये जो 1 माइनस x1 को हमने क्या लिख दिया, x2 लिख दिया, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो अब हमने देखा कि इनको नाउ, ये तो हमारा डेल्टा P1 क्या है, लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर, लेकिन हमें निकालने क्या है, रिलेटिव लोअरिंग। तो रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर निकालने के लिए हम एक काम करेंगे, रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर निकालने के लिए जो इक्वेशन 1 और 2 है दोनों को हम क्या करेंगे, P1 नॉट से डिवाइड कर दो। P1 नॉट से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो फाइनल इक्वेशन निकल के, ये जो निकल के आई ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन निकल के आई है, जो मैंने यहाँ पर ये लिखी हुई है, डेल्टा P1 अपॉन P1 नॉट इक्वल टू P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इक्वल टू x2 इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2 इक्वल टू N2 अपॉन N1 इक्वल टू W2 अपॉन M2 इंटू M1 अपॉन W1। मतलब कुछ नहीं है, वो ये इक्वेशन है, मैंने उसको उसके हर फॉर्म को यहाँ पर मेंशन कर दिया। और ये N2 अपॉन N1 कब आएगा, जब जैसे कि हमारा मान लो जो N2 है ये वाला ना, ये जो N2 है इसमें चूंकि नंबर ऑफ मोल्स किसके हैं, सॉल्यूट के हैं, और सॉल्यूट वैसे भी कम मात्रा में प्रेजेंट होता है, सॉल्वेंट चूंकि N1 ज्यादा मात्रा में होता है, तो हम क्या करेंगे N2 को यहाँ से नेग्लेक्ट कर देंगे, तो N2 अपॉन N1 बन जाएगा, ठीक है। और ये जो निकल के आया है डेल्टा P1 अपॉन P1 नॉट, क्या समझे कि डेल्टा जो है P1 अपॉन P1 नॉट, यही तो क्या है, डेल्टा P1 अपॉन P1 नॉट, यही क्या है, यही तो हमारा है रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर। क्या है, रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। एलिवेशन का मतलब क्या होता है, एलिवेशन मींस होता है इंक्रीज होना, बढ़ जाना, मतलब जो है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है उसमें क्या एलिवेशन हुआ है, क्या इंक्रीज हुआ है, वो चीज देख लेते हैं। देखो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट अब ये कब होगा, अगर हमने इनिशियली मान लिया कि लेट टीवी नॉट, हमने कहा है क्या है, टीवी नॉट जो है वो इनिशियल हमने बॉइलिंग पॉइंट मान लिया, टीबी नॉट हमने मान लिया कि इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट है किसका, प्योर सॉल्वेंट का, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट का है वो हमने मान लिया टीबी नॉट। और टीबी हमने क्या मान लिया, टीबी जो बॉइलिंग पॉइंट है ये किसका है, ये सॉल्यूशन का है, या हम ये भी कह सकते हैं क्या, क्या टीबी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सॉल्वेंट का है, कब, जब मैंने सॉल्यूट को मिला दिया, ये बात ध्यान देना। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें कि देन इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट, तो अब जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाएंगे तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, ध्यान देना हमेशा। अगर हमारा क्या था, सबसे पहले हमने देखा प्योर सॉल्वेंट था, उसमें अगर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को क्या कर दें, मिक्स कर दें, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिक्स करेंगे तो पहले का जो बॉइलिंग पॉइंट था उससे ज्यादा बढ़ जाएगा। तो यहां से अब देखो डेल्टा टीवी अगर निकालनी हो, डेल्टा टीवी ही क्या है, एलिवेशन द बॉइलिंग पॉइंट है, तो टीवी माइनस टीवी नॉट जो इंक्रीज हो गया, डेल्टा टीवी ग्रेटर है, हम ये भी तो कह सकते हैं यहाँ से जो हमारा टीवी है वो ग्रेटर देन क्या है, टीवी नॉट है, ठीक है ना। तो अब डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए एक बात ध्यान रखना, क्या होता है डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए डेल्टा टीवी है ये प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम के होता है, एम मीन्स यहाँ मोलैलिटी, ठीक है। डेल्टा जो टीवी है मींस एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर केवी आएगा, और केवी क्या है, केवी यहाँ पर आपका है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट है, केवी यहाँ पर क्या है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। और जो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट है, या इसको हम ये भी कह सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट भी कह सकते हैं, या फिर इसी का नाम हम लोग एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। इसके लिए कुछ खास दिक्कत वाली बात नहीं, बस एक फॉर्मूला याद रखना, सब काम यहीं से हो जाएगा। फॉर्मूला आपका आएगा, देखो कुछ नहीं करना, जो मोलल्टी है ना, मोलल्टी, बस केवी के बाद जो मोलल्टी का फॉर्मूला आप यहाँ पर पूरा ओपन करके रख दो, तो हमारा क्या बन जाएगा, डेल्टा टीबी इक्वल टू जो बन जाएगा वो हमारा बनेगा
Kb इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप याद रखेंगे, सीधा डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछा जाता है तो बड़े आराम से कर सकते हैं। Kb हमने बता ही दिया मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, W2 क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट है, 1000 का मल्टीप्लाई करें, M2 क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, और W1 क्या है, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट है। बस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आंसर आराम से आ जाएगा। बस कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि आखिर एलिवेशन का मतलब क्या है। एलिवेशन का मतलब बढ़ जाना, किसका बढ़ जाना, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना। तो यहाँ से देखो मैंने ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया है। सबसे पहले हमने देखा यहाँ से कि हमारा इनिशियली जो बॉइलिंग पॉइंट था टीबी नॉट था, जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया तो क्या हो गया, टीबी हो गया। और चेंज हमने दोनों में देखा, चेंज क्या आ जाएगा, टीबी में से टीबी नॉट घटाएंगे तो डेल्टा टीबी आ जाएगा। और ये हमने जब कुछ वेपर प्रेशर देखा तो वेपर प्रेशर भी तो कुछ ना कुछ लग रहा होगा, ये 1 एटीएम वेपर प्रेशर पर है, और 1 एटीएम वेपर प्रेशर पर ये हमारा क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है। इसके बाद अगर हम देखें, नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट आता है डेप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। देखो बॉइलिंग पॉइंट में तो क्या होता है, बढ़ जाता है, एलिवेशन हो जाता है इंक्रीज, लेकिन जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो घट जाता है। ध्यान देना, जब हम किसी प्योर सॉल्वेंट में, जो कि कैसा है, वोलेटाइल सॉल्वेंट है, और किसी प्योर सॉल्वेंट में जो कि वोलेटाइल है, उसमें अगर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पर उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, घट जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। इसी को हम बोलते हैं डेप्रेशन। डेप्रेशन का मतलब क्या है, कम हो जाना। तो डेप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट, जो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम हो जाएगा। तो चलिए यहां से देखते हैं, जैसे हमने कहा कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कॉजेज लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। क्योंकि वेपर प्रेशर भी हमने देखा था कम हुआ है, वेपर प्रेशर भी तो कम हुआ था, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला तो वेपर प्रेशर कम अगर हुआ तो इसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। ठीक है, अब हमने देखा कि फ्रीजिंग पॉइंट आखिर है क्या, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द सबस्टेंस in its liquid phase is equal to its vapor pressure in the solid phase। मीन्स सीधी सीधी बात यह है कि एक ऐसा टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर अगर कोई सबस्टेंस है उसका वेपर प्रेशर लिक्विड फेज में जो वेपर प्रेशर है वही वेपर प्रेशर किस में आ जाए, सॉलिड फेज में आ जाए। इसका मतलब क्या है कि लिक्विड फेज और जो सॉलिड फेज है, कौन कौन, जो सॉलिड फेज है और जो लिक्विड फेज है वो दोनों कैसे होंगे, एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में होंगे, तभी तो दोनों का वेपर प्रेशर इक्वल होगा। तो यानी लिक्विड फेज में और सॉलिड फेज में दोनों में अगर वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए जिस टेम्परेचर पर, उसी टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। ध्यान रखना, जैसे कि मैंने यहाँ पर कहा है क्या, कि अगर मैंने कहा कि TF नॉट हमने मान लिया फ्रीजिंग पॉइंट है किसका, प्योर सॉल्वेंट का। अगर प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट मैंने कहा TF नॉट है, और TF हमने कहा कि फ्रीजिंग पॉइंट किसका है, ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाने के बाद का सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है। तो डिक्रीज कितना आएगा, डिक्रीज का मतलब डेप्रेशन, और जो डेप्रेशन आएगा वो हमारा आएगा डेल्टा TF इक्वल टू TF नॉट माइनस TF। क्योंकि इनिशियली फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा था और बाद में कम हो गया, तो चेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, TF नॉट माइनस TF करेंगे। और वही कंडीशन यहाँ फिर से देखेंगे कि अगर हम कहें कि डाइल्यूट सॉल्यूशंस की बात करें, तो डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए आप देखेंगे कि डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए जो डेल्टा TF है यानी कि डेप्रेशन द फ्रीजिंग पॉइंट है, वो मोललिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगाएंगे, तो KF यहाँ पर कांस्टेंट आ जाएगा। और KF आखिर है क्या, KF का मतलब है मोलल डेप्रेशन कांस्टेंट। क्या है, मोलल डेप्रेशन कांस्टेंट, या फिर इसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट डेप्रेशन कांस्टेंट, या इसी का नाम जो है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। आप केवल एक याद रखना, क्या, इसको याद रखना, मोलल डेप्रेशन कांस्टेंट। और KV क्या होता है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। तो अब इसमें क्या करना, कुछ खास नहीं करना है, कि जो आपका फॉर्मूला था उसी फॉर्मूले किसका, मोललिटी का फॉर्मूला था, जहां स्मॉल m है उसकी जगह आप मोललिटी का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, तो ये निकल के आ जाएगा आपका डेल्टा TF इक्वल टू क्या बनेगा, KF इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1, और W1 लेंगे हमेशा ग्राम में क्योंकि ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई किया है। KF यहाँ पर आपकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी। W2 क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। M2 क्या है, मोलर मास सॉल्यूट का है, और W1 यहाँ पर क्या है, W1 आपका गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट है। यहाँ हमने देखा KF इक्वल टू, चूंकि अगर कभी कभी KF की वैल्यू अगर ना दिया हो
और चेंज इन एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन गिवन हो, ध्यान देना, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको हिंट जरूर गिवन होगा। अगर आपको डेल्टा चेंज इन एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन डेल्टा एफ यू फ्यूजन डेल्टा एच फ्यूजन गिवन है, तो उस केस में आप के एफ की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर इसी तरह के भी निकाल सकते हैं, आर इंटू एम वन इंटू टी वी स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू चेंज इन एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन करके। यहाँ पर टी एफ क्या है, टी एफ का मतलब क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है, किसका, फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का है। जो टी एफ है वो आपका क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और इसी तरह से अगर हम देखें कि ये जो यहाँ पर जो हमारा टीवी है, टीवी क्या है, ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट है, किसका, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है। चेंज इन एंथैल्पी और डेल्टा एफ यू एस एच यानी चेंज इन एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, और ये आपका चेंज इन एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है, ठीक है। ये हमने देखो ग्राफ के द्वारा इसको रिप्रेजेंट कर दिया ग्राफिकली। तो ग्राफ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, पहले हमारा जो इसमें मैंने कहा कि जो डेल्टा जो टीएफ है, पहले हमारा टीएफ नॉट पहले क्या सा ज्यादा था, जैसे ही हमने सॉल्यूट मिलाया तो और कम हो गया, तो ये हमारा टीएफ हो गया। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हमेशा जो है जब डेप्रेशन निकालेंगे तो टीएफ नॉट माइनस टीएफ करेंगे, समझ रहे। जब भी कभी डेप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट निकालेंगे तो क्या करेंगे, हमेशा टीएफ नॉट माइनस टीएफ करेंगे। और जबकि एलिवेशन कांस्टेंट में डेल्टा टीवी निकालेंगे तो वहाँ उल्टा करेंगे, वहाँ टीवी माइनस टीवी नॉट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आ जाएगा। अब देखो इसको हमने नेक्स्ट देखा कि अब आता है हमारी बात आती है ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर आखिरकार है क्या। ऑस्मोसिस का पहले मतलब समझो। ऑस्मोसिस का मतलब है कि फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, क्या समझे, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, और कहां से, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की ओर। हमने कहा कि फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कहां से, सॉल्वेंट की तरफ से सॉल्यूशन साइड में, ठीक है। फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू द सॉल्यूशन साइड थ्रू एसपीएम। एसपीएम का मतलब क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा, इसके थ्रू अगर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कहां से, सॉल्वेंट की तरफ से सॉल्यूट की तरफ चले जाएं, सॉरी सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में चले जाएं, तो उसी को हम लोग ऑस्मोसिस बोलते हैं। जैसे छोटा एग्जांपल ले लो, सीधी सीधी बात समझो कि यहाँ पर क्या हमने का, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, यहाँ क्या ले लिया हमने, सॉल्वेंट ले लिया, यहाँ पर हमने क्या ले लिया, सॉल्यूशन ले लिया। अगर मॉलिक्यूल का फ्लो, अगर मैंने कहा मॉलिक्यूल का फ्लो कहाँ से, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की ओर हो जाए, कहाँ हो जाए, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की ओर, किसके थ्रू, एसपीएम यहाँ पर लगा दो, बीच में क्या लगा दो, एसपीएम। अगर एसपीएम के थ्रू ये फ्लो हो जाए तो इसी को ऑस्मोसिस कहते हैं। फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूट साइड स्टॉप। अब ये जो फ्लो हो रहा है इसको स्टॉप भी किया जा सकता है, किसके द्वारा, कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर लगा दो सॉल्यूशन की तरफ। अगर हम सॉल्यूशन साइड में कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई कर दें तो इस फ्लो को स्टॉप भी किया जा सकता है। और अगर ये फ्लो स्टॉप हो जाता है, उस प्रेशर को, जो एक्स्ट्रा प्रेशर मैंने अप्लाई किया है, बात समझे, कि ऑस्मोसिस प्रेशर को, ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोकने के लिए जो मैंने प्रेशर लगाया, कहाँ लगाया, सॉल्यूशन की तरफ लगाया, उसी प्रेशर को क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। और ध्यान देना कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो हमेशा प्रोपोर्शनल होता है, किसके, मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मोलरिटी कहें या हम कहें कि कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है ना। जो हमारा प्रेशर है, कौन सा, ऑस्मोटिक प्रेशर, वो हमेशा सॉल्यूशन की मोलरिटी के प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से पाई जब प्रोपोर्शनल इसके है तो क्या आ जाएगा, ये हमारा पाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, CRT आ जाएगा। सी कंसंट्रेशन है, ये N2/V होता है, N2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, N2। और तो पाई इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा N2/V इंटू RT। और V को इधर भेज दो तो हमारा पाई भी इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा N2 RT बन जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा और अगर हम सॉल्व कर ले तो हमारा बन जाएगा कि पाई भी इक्वल टू N2 का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स हैं सॉल्यूट के। तो नंबर ऑफ मोल्स को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, कैसे, कि W2/M2 इंटू RT, W2 आ जाएगा। M2 इक्वल टू मेन फॉर्मूला ये आपका निकल के आएगा, ठीक है। मेन फॉर्मूला हमारा क्या निकल के आएगा, ये आएगा M2। M2 का मतलब क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। M2 इक्वल टू W2RT/πV, क्या आ जाएगा, M2 इक्वल टू W2RT/πV। और मेन फॉर्मूला अगर चाहो तो ये बनता कहां से है, ये आप पाई इक्वल टू CRT याद रखना, क्या रखना, पाई इक्वल टू CRT, बस यहीं से बना दो, कुछ नहीं। मेन फॉर्मूला क्या है आपका,
पाई इक्वल टू सी आर टी, और सी इक्वल टू जरूर याद रखना N2 अपॉन बी, क्या समझे, सी इक्वल टू N2 अपॉन, बस ये दो फॉर्मूले याद हैं तो आप ये M2 इक्वल टू W2RT अपॉन पाई भी बड़े आराम से बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद देखो M2 क्या है, मोलर मास है सॉल्यूट का, ये हमने डायग्राम के द्वारा दिखा दिया कि आखिरकार ये है क्या। तो यहाँ देखा कि सॉल्यूशन से मॉलिक्यूल कहाँ जा रहे हैं, मॉलिक्यूल जो है वो सॉल्यूशन से किसकी ओर जा रहे हैं, ये जा रहे हैं आपके सॉल्यूशन से फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। अच्छा, ये मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर दिखाया, यहाँ पर मैंने कहा है कि पाई लगा दिया ना, ये जो पाई लगाया इसने क्या किया, इसने जो है जो फ्लोसिस का जो फ्लो था उसको क्या कर दिया, हमने रोक दिया। जो फ्लो हो रहा था सॉल्वेंट से जो सॉल्यूशन की ओर जा रहे थे मॉलिक्यूल को क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक काम करते हैं कि यहाँ पर एक ऑस्मोसिस को हमने थोड़ा और डिफाइन किया। एक तो हमने कहा ऑस्मोसिस क्या है कि फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू द सॉल्यूशन साइड, या हम इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, किस तरह से कि ऑस्मोसिस में क्या होता है, वाटर फ्लोज फ्रॉम सॉल्यूशन विद ए हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। सीधी सी बात है, कहने का मतलब वाटर फ्लो कहाँ होगा, हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, और हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर कहाँ होगा, हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर तो सॉल्वेंट में ही होगा ना। ठीक है, सीधी सी बात है, वाटर जो हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर से किधर जाएगा, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, तो लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर का मतलब किधर होगा, लोअर कंसंट्रेशन वाटर का तो सॉल्यूट में होगा, प्योर सॉल्वेंट में वाटर कंसंट्रेशन हाई होगा, तो वाटर के कंसंट्रेशन की बात कर रहा, ध्यान देना। ठीक है, तो ये भी हम कह सकते हैं ऑस्मोसिस में कि फ्लो ऑफ फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर टू द लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। या हम सॉल्यूट के टर्म्स में कहेंगे तो ये कह सकते हैं कि लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन, वाटर का फ्लो कहां से होगा, जहां सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कैसा होगा, लोअर, लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, दोनों पॉइंट को हमने यहाँ पर क्लियर कर दिया कि अगर हम वाटर के कॉन्सेप्ट में कहेंगे तो हायर टू लोअर, और अगर हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा किसमें, सॉल्यूट के लिए, तो लोअर टू हायर, बस इतनी बात समझ लो। अब एक टर्म आता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। देखो आइसोटोनिक सॉल्यूशन आखिरकार है क्या, आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब ऐसे दो सॉल्यूशन, क्योंकि कंपेयरिंग करेंगे तभी तो पता चलेगा, ऐसे दो सॉल्यूशन जिसका सेम ऑस्मोटिक प्रेशर हो, बस सीधी सी बात है। ए टू सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट ए गिवन टेम्परेचर आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन जिसका सेम ऑस्मोटिक प्रेशर हो तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। और दोनों आइसोटोनिक सॉल्यूशन को अगर एक साथ रख दिया जाएगा तो फिर वो फिर भी वाटर जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का फ्लो किधर भी नहीं होगा, क्योंकि दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है। ठीक है, एक टर्म यहीं पर बन जाता है आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। देखो हाइपर का मतलब क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन यहाँ पर कंसेंट बन जाता है, हाइपर का मतलब होता है ज्यादा। ठीक है, ये सॉल्यूशन विद ए हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन हो, क्या समझे, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन हो एंड लोअर वाटर कंसंट्रेशन हो, मतलब सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा है किसके कंपेयर टू द अनदर सॉल्यूशन, दूसरे सॉल्यूशन की तुलना में। इसमें क्या होगा, तो इसके केस में ये तो हो गया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और नॉर्मली एक बात आपको बता दें, जो हमारी ब्लड सेल होती है ना, ब्लड सेल में जो NaCl कंसंट्रेशन है वो 0.9% होता है, ये बात आपको मालूम होगा कि नॉर्मल जो हमारी ब्लड सेल है उसके अंदर जो NaCl कंसंट्रेशन है वो 0.9% सॉल्यूशन है। ठीक है, अब यहां मैं हाइपरटोनिक को एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान देना। मैंने कहा कि इफ बी प्लेस ए सेल, अगर मैं किसी सेल को ले लूं और सेल को एक सॉल्यूशन में रखा, मैंने एक सेल को किस में रखा, एक सॉल्यूशन में रखा, ध्यान देना। एक सेल को, सेल के अंदर भी तो सॉल्यूशन है, सेल जो है सेल के अंदर भी बहुत सारे कंपोनेंट हैं, आपको मालूम है क्या क्या है उसके अंदर, NaCl भी है, वाटर भी है, हाँ, और क्या क्या उसके प्लाज्मा वगैरह ये सब चीजें उसमें रहती है ना। अब सेल को हमने रखा किसमें, एक सॉल्यूशन में रखा, उस सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वो मोर देन 0.9%। अब यहां बात समझते जाना, सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है मोर देन 0.9% NaCl है। अब ज्यादा NaCl है इसका मतलब क्या है, उसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा है। अब सॉल्यूट का जब कंसंट्रेशन वहां पर ज्यादा है किसमें, सॉल्यूशन में,
सॉल्यूशन में सॉल्यूट ज्यादा है तो अब क्या होगा, वाटर का जो फ्लो होगा वो सेल से कहाँ जाएगा, सेल से सॉल्यूशन में जाएगा। वाटर का फ्लो जो सेल के अंदर का जो वाटर है वो वाटर का फ्लो कैसे होगा, सेल से सॉल्यूशन में। और सेल विल श्रिंक, सेल सिकुड़ जाएगी, पिचक जाएगी। देन द सॉल्यूशन, तब हम कहेंगे वो जो सॉल्यूशन जो 0.9% से ज्यादा का NaCl की मात्रा थी वो सॉल्यूशन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई तो एक बार फिर से देख लो दोबारा। हाइपर का मतलब क्या है, जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को एक्सप्लेन किया जाए तो आप थोड़ा सा उसमें सॉल्यूट के कंसंट्रेशन को लेकर के एक्सप्लेन करना तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, सॉल्यूट के कंसंट्रेशन की बात करेंगे। हाइपर का मतलब क्या है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। यहाँ अगर थोड़ा सा हम चाहें तो इस बात को लिख दें ताकि प्रॉब्लम ना हो। हाइपर जो सॉल्यूशन हमने लिया हाइपर टॉनिक सॉल्यूशन, हाइपर का मतलब क्या है, हाई। हाइपर का मतलब क्या समझे, हाई कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, बस इतनी बात समझना। हाइपर का मतलब हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन हाई होगा। तो जब सॉल्यूट का हाई होगा तो क्या होगा, वहां वाटर का कम होगा। ठीक है, और सेल जबकि जब हमने देखा जो बाहर वाला सॉल्यूशन है वहां पर किसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, वहां पर हमने देखा कि सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो इसलिए वाटर का जो सेल का अंदर का वाटर है वो सॉल्यूशन में चला जाएगा। तो उसको जो सॉल्यूशन जो हमने लिया था उसको बोल देंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक और जो हाइपोटोनिक है ना, इसको हम कंपेयर करके ही एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, आई होप दैट ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर डाउट रह जाए तो आप जरूर पूछ सकते हैं कमेंट में। देखिए इसके बाद मैंने कहा कि हाइपोटोनिक। अच्छा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या, कि अगर हमने जैसे कोई सॉल्यूट, हाइपोटोनिक का मतलब लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन, अगर लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन है एंड हायर वाटर, तो अब सॉल्यूट कंसंट्रेशन लोअर है तो वाटर कंसंट्रेशन कैसा होगा, हाई होगा कंपेयर टू द अनदर सॉल्यूशन। यहां पर हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने कहा इफ वी प्लेस ए सेल, अगर हमने सेल को एक ऐसे सॉल्यूशन में रखा, सेल को किस में रखा, एक ऐसे सॉल्यूशन में रखा जिस सॉल्यूशन में NaCl का जो कंसंट्रेशन है 0.9 से कम है। अब ध्यान देना, जब NaCl 0.9 से कम है इसका मतलब क्या, उसमें वाटर ज्यादा होगा, और वाटर ज्यादा होगा तो वाटर का फ्लो कहां से होगा, सॉल्यूशन से उस सेल के अंदर वाटर जाएगा, और सेल के अंदर वाटर जाएगा तो क्या होगा, उस केस में सेल विल स्वेल, तो सेल थोड़ी मोटी हो जाएगी, फूल जाएगी। तो इस केस में हमारा क्या हो गया, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। देखो हाइपर का मतलब क्या है, ये बात मैंने अलग से भी लिख दी। हाइपर का मतलब मोर सॉल्यूट कंसंट्रेशन। ठीक है, या हम कहें हाइपर का मतलब हाई, शॉर्ट में रखो याद तो आप याद रहेंगे। हाइपर का मतलब क्या होता है, हाई। हाइपर मीन्स हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन, बस। हाइपर मीन्स हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन। जब हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन, हाइपर का मतलब पता रहेगा तो हाइपो का अपना उल्टा कर दो। ठीक है, तो हाइपो का मतलब क्या हो जाएगा, लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन। ठीक है, इसके अलावा हम एक चीज देखेंगे कि जो सबस्टेंसेस विच कैन बी यूज्ड एज ए सेमी परमेबल, मतलब कौन कौन सबस्टेंसेस हैं जिनका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के रूप में हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम कहें नेचुरली बता रहे, नेचुरली जो है सेल मेम्ब्रेन है ना, जो बॉडी की सेल होती है उसकी जो सेल की मेम्ब्रेन होती है उसको हम लोग एज ए SPM यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप एग, आपने देखा होगा एग को जब उसको हटाएंगे, उसका का जो कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर हटाएंगे तो उसके बावजूद भी एग के ऊपर एक पतली सी लेयर रहती है, उस लेयर को भी हम SPM के रूप में यूज कर सकते हैं। और आर्टिफिशियल अगर हम बात करें, आर्टिफिशियल SPM, तो सेलुलोस एसीटेट सबसे अच्छा एग्जांपल है। सेलुलोस एसीटेट को हम लोग जो है SPM के रूप में यूज कर सकते हैं, जो कि एक कैसा है, एक आर्टिफिशियल टाइप का आपका SPM बन जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है रिवर्स ऑस्मोसिस, और इसका काफी ज्यादा एप्लीकेशन है, अच्छा एप्लीकेशन है। रिवर्स ऑस्मोसिस आखिर होता कब है, जैसे मान लो नॉर्मल ऑस्मोसिस हो रहा है और ऑस्मोसिस अगर हो रहा है उस केस में हमने क्या किया, इफ ए प्रेशर लार्जर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर कब लगाते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर वो होता है जो प्रेशर क्या करे, ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोक दे, यानी किधर लगता था, सॉल्यूशन साइड में लगाते थे। अब हमने कहा कि अगर हमने पाई से भी ज्यादा प्रेशर लगा दिया,
if a pressure larger than the osmotic pressure is applied to the solution side, अगर हमने सॉल्यूशन साइड में जो हमने ऑस्मोटिक प्रेशर से भी कुछ और थोड़ा ज्यादा प्रेशर लगा दिया तो अब तो उल्टा हो जाएगा। क्या होगा, अब जो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल फ्लो कर रहा था, अभी तो प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में जा रहा था, अब उसमें क्या होगा, जो सॉल्वेंट का मतलब यहाँ क्या है, वाटर है, अब उस सॉल्यूशन से वाटर किधर चला जाएगा, अब उस सॉल्यूशन से वाटर चला जाएगा किधर, प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल की ओर। जब ऐसा होने लगेगा यानी कि डायरेक्शन क्या हो गया, रिवर्स हो गया, डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस इज रिवर्स। जब डायरेक्शन रिवर्स हो गया, वाटर विल स्टार्ट टू फ्लो फ्रॉम सॉल्यूशन साइड टू द सॉल्वेंट साइड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द रिवर्स ऑस्मोसिस। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। देखो यहाँ पर हमने क्या किया, प्रेशर अप्लाई किया, कहाँ पर, सॉल्यूशन ये है और सॉल्यूशन साइड में हमने ये हमारा क्या किया, प्रेशर अप्लाई किया, और कहाँ, ग्रेटर देन पाई, यानी और पाई क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया, कहाँ पर, ये हमने यहाँ पे अप्लाई किया। और जैसे ही हमने अप्लाई किया ये प्रेशर, तो इस प्रेशर को अप्लाई करने पर क्या होने लगा कि जो हमारा प्रोसेस हो रहा था ऑस्मोसिस, वो तो उल्टा होने लगा। ये प्रेशर लगेगा यहाँ से, और प्रेशर जैसे ही लगेगा तो क्या होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल का फ्लो ऐसे इधर से इधर की ओर होने लगेगा, ऐसे करके फ्लो होने लगेगा। तो यही चीज आपकी क्या कहलाती है, जब रिवर्स होने लगता है तो उसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। और वाटर प्योरिफिकेशन का सबसे अच्छा तरीका है, वाटर जो ज्यादातर जो सी वाटर वगैरह है, तो इसी से हम लोग क्या करते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस से, इस तरह से रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस से क्या करते हैं, उसको प्योरीफाई करते हैं। तो इसका एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, वाटर प्योरिफिकेशन में हम लोग जो है रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हमारा एक टॉपिक आता है, ये लास्ट टॉपिक ही है, एबनॉर्मल मोलर मास। देखेंगे आखिर एबनॉर्मल मोलर मास क्या है। अगर हम कहें कि वन मोल सबस्टेंस लिया KCl, एक एग्जांपल समझते हैं। वन मोल सबस्टेंस का मास आप देखेंगे 74.5 ग्राम होता है, क्योंकि ऐड कर दो ना, पोटेशियम कितना होता है 39 होता है, और क्लोरीन कितना होता है 35.5 होता है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 74.5 ग्राम। ठीक है, अब हमने कहा कि जो KCl का है, अब 1 मोल KCl लिया, अगर हम इसको वाटर में डालेंगे तो डिसोसिएशन हो गया, तो K पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में। अब कितने मोल बन गए, 2 मोल। तो हमने देखा कि 2 मोल सबस्टेंस का मास कितना आया, 2 मोल का, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 74.5 ग्राम आ जाएगा। यहीं से अगर हम देखें, जब 2 मोल का इतना आ रहा तो 1 मोल का कितना आ गया, 1 मोल का आ गया आपका 37.25। तो अब देखा ये जो वेरिएशन आ रहा है, ऊपर हमने देखा सबस्टेंस वही है, 1 मोल सबस्टेंस का आ रहा है हमारा 74.5 ग्राम आ रहा है, नीचे हमने देखा 1 मोल सबस्टेंस का 37.25 आ रहा है। तो जो 37.25 ग्राम आया, इसी को हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, यही कहलाता एबनॉर्मल मोलर मास। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। ये एसोसिएशन में भी हमारे जो वेरिएशन आ जाता है, और डिसोसिएशन में भी वेरिएशन आता है। क्या समझे, जो हमारा वेरिएशन आ रहा है किस किस में आ रहा है, एसोसिएशन में भी आ जाता है, और डिसोसिएशन में भी वेरिएशन आता है। अगर हम एक केस एसोसिएशन का देख लें, अभी हमने डिसोसिएशन का देखा, अगर हम एसोसिएशन में देखें तो 2 मोल्स हमने एसिटिक एसिड लिए, ध्यान देना, 2 मोल्स एसिटिक एसिड का मास 120 ग्राम होता है, क्योंकि एक का 60 होता है, तो 2 मोल एसिटिक एसिड का 120 ग्राम है। यहाँ देखो, अब हमने देखा इन दोनों को ऐड किया डाइमराइजेशन हुआ, अब 2 मोल से कितना बन गया, ये तो 1 मोल बन गया, ये भाई क्या बन गया, डाइमर हो गया ना, ये डाइमराइज कितना हो गया, 1 मोल हो गया, 1 मोल हमारा बन गया कैसा, डाइमोर, एक तरह से डाइमर बन गया, दो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन कर गए। तो यहाँ मोलर मास देखा, 1 मोल का कितना आ रहा, 120 ग्राम पर मोल, यहाँ कितने का आ रहा है, 2 मोल का 120 ग्राम पर मोल आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर जो आ रहा है ये वेरिएशन, अगर वहां पर हम 1 मोल का देखा, 2 मोल का 120 है, तो यहाँ अगर हम 2 मोल का 120 है, 1 मोल का अगर हम यहीं पर देखें कि 1 मोल का है ना, मास ऑफ 1 मोल, यहाँ अगर हम देखें कि मास ऑफ 1 मोल है ना, 1 मोल एसिटिक एसिड, अगर 1 मोल एसिटिक एसिड का हम देखें, दो का 120 था, तो 1 का कितना आएगा, 1 का आएगा 60 ग्राम पर मोल, 60 ग्राम आएगा पर मोल आएगा, सॉरी 60 ग्राम कह दो केवल, क्योंकि मोल तो ऑलरेडी ले रखा है ना हमने। तो 1 मोल का कितना आया, 60 ग्राम आया। अब यहाँ हम देख रहे हैं 1 मोल का 60 ग्राम आया, लेकिन अगर हम नीचे देखना चाहें तो यहां देखेंगे हमारा 1 मोल का कितना आ रहा है, यहाँ 1 मोल का आ रहा है 120 ग्राम पर मोल। तो यही क्या आ गया, एबनॉर्मल मोलर मास आ गया। बस इतना सा कॉन्सेप्ट था एबनॉर्मल मोलर मास का।
और इसके अलावा कुछ हमारे जो वन टॉप फैक्टर होता है उसके कुछ फॉर्मूले देखते हैं एक दो। एक्चुअली क्या था कि एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन है ना, एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन को एक्सप्लेन किया था 1880 में वॉन टॉप, एक साइंटिस्ट थे उन्होंने, ठीक है। तो वॉन टॉप ने क्या किया था, टू अकाउंट फॉर द एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन इन 1880 वॉन टॉप इंट्रोड्यूस्ड ए फैक्टर आई। उन्होंने एक फैक्टर आई इंट्रोड्यूस किया इसकी एक्सटेंट को, यानी कि कितनी मात्रा में डिसोसिएशन हो रहा है, कितनी मात्रा में एसोसिएशन हो रहा है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो उन्होंने एक फैक्टर दिया था इसको आई, आई कहे या इसको बोलते हैं वॉन टॉप फैक्टर, ठीक है। तो जो आई की वैल्यू होती है वो कितनी आती है, नॉर्मल में जो आई का जो फॉर्मूला होता है वो नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास, ध्यान देना। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। फॉर्मूला सिंपल से याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कि नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास, या हम कहें ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और दूसरा एक और फॉर्मूला होता है कोलिगेटिव, इसका जो है आई का वॉन टॉप फैक्टर का, कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स है ना, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। कहने का मतलब है कि टोटल जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स हैं आफ्टर एसोसिएशन, एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन के बाद के पार्टिकल का नंबर, ठीक है। एसोसिएशन हम कहें या फिर हम कहें डिसोसिएशन, एसोसिएशन डिसोसिएशन के बाद जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आए उनको डिवाइड कर दो किससे, कि नंबर ऑफ मोल्स जो है पहले कितने थे बिफोर एसोसिएशन डिसोसिएशन, यानी डिसोसिएशन से पहले, डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन से पहले जितने नंबर ऑफ मोल्स थे उससे डिवाइड कर दो, तो हमारा आई की वैल्यू निकल जाएगी। तो ये एक आई की वैल्यू को निकालने का एक तरीका है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ द वॉन टॉप फैक्टर, अगर हम क्या करें कि वॉन टॉप फैक्टर को इंट्रोड्यूस कर दें तब जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं उनको हम देख लेते हैं एक एक करके। जैसे हमने कहा रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर, ठीक है। रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर हमने आपको ऑलरेडी बताया क्या था, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट था इक्वल टू N2 अपॉन N1 था। तो इसमें हमने क्या किया, आई का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया बस। एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी इक्वल टू KVM था, तो यहाँ पर क्या किया हमने, केवल आई का मल्टीप्लाई कर दिया। तो बस आई को हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, तो इंट्रोडक्शन के बाद की एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गई। डेप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ, फ्रीजिंग पॉइंट में कमी डेल्टा टी एफ इक्वल टू KFM पड़ा था, बस इसमें आई का मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि नाम ही इसका है इंट्रोडक्शन ऑफ द वॉन टॉप फैक्टर। ऑस्मोटिक प्रेशर पड़ा था पाई इक्वल टू CRT था, तो इसमें हमने आई का मल्टीप्लाई कर दिया। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पाई इक्वल टू आई, और सी की जगह हमने ऑलरेडी बताया था क्या था, सी याद करो, सी इक्वल टू था N2 अपॉन बी, बस याद रखना N2 अपॉन वी आ जाएगा। तो आई N2 RT अपॉन वी। यहाँ से कुछ है कि हम एग्जाम्पल्स भी अगर देखना चाहें तो देख लेंगे कि जैसे कि हम कहें NaCl हमारा है, इसका अगर हम देखें वॉन टॉप फैक्टर आई की वैल्यू देखें तो क्या आएगी। इसके लिए हमारी जो आई की वैल्यू देखो, डिसोसिएट कर दो, जितने नंबर ऑफ हम कह सकते हैं कि मोल्स में डिसोसिएट हो जाए वही आई की वैल्यू आ जाएगी। तो आई की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, यहाँ पर 2 हो गई। Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है। वहीं अगर हम दूसरी ओर बात करें, MgSO4 को डिसोसिएट करो, तो ये Mg2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव में डिसोसिएट हो जाएगा, तो यहाँ पर भी आई की वैल्यू 2 है। अगर हम K2SO4 को डिसोसिएट करें तो 2K पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव है, यहाँ पर कितनी हो गई, आई की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 3 आ गई। तो इस तरह से ये डिसोसिएशन हो गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि ये हमने पूरा का पूरा चैप्टर A to Z हर एक पॉइंट मैंने इसमें लिया है, क्लियर हो गया। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ लगता है कि ऐसा पॉइंट रह गया हो तो कमेंट में बताइए, जरूर इसको नेक्स्ट टॉपिक में कंप्लीट कर देंगे। और इसके अलावा ऊपर जो मैंने एग्जाम मेंशन किए, किसी की प्रिपरेशन इंडिविजुअल करना चाहते हैं तो भी आप हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अभी जो मैंने आपने पूरा आपको एक्सप्लेन किया, इसका अगर आपको PDF वगैरह चाहिए तो वो भी हमारा जो नंबर वहाँ मेंशन है उस पर एक बार आप मैसेज करना, अपना नाम बताना और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं वो चीज़ बताएंगे, किसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको नोट्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको सेंड कर देंगे आपके नंबर पर। तो अपने चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी यहाँ से वीडियो अपलोड करते हैं, यानी क्लास 11-12 से रिलेटेड होगा या फिर हायर लेवल का होगा, जैसे कि आपका TGT PGT है ना, GIC वगैरह हो गया, या नीट JEE हो गया, जो जितना भी कंपटीशन लेवल का जो केमिस्ट्री है वो इस पर हम लोग कवर करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, फिलहाल आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद,
जय भारत।